ओके, डिस्क्लेमर है। ओके, लास्ट फ्यू सेक्शंस वी हैव स्टार्टेड विथ ऑप्शंस, और ऑप्शंस में कुछ चीजें हमने वहां पे देखी थी। दैट वाज रिगार्डिंग बाइंग अ कॉल एंड बाइंग अ पुट ओवर देयर। और आज के सेशन में जो है सिंपल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल बी द ओवरऑल बायस ओवर देयर। तो इन जनरल क्या चीजें वहां पे होती है, मतलब जब भी बाय किया जाता है, व्हाट इज बिंग द ओवरऑल बायस अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शंस। ऑलरेडी वीडियो जो है मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो, देन सिंपली गो टू द यूट्यूब चैनल, निफ्टी ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आपको बहुत सारे जो प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेंगे, एंड उस प्लेलिस्ट में जो है आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वहां पे आपके लिए जो है ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट है, व्यू फुल प्लेलिस्ट करके आप क्लिक करिए। उस पर आपके लिए ऑप्शन से रिलेटेड जो लेटेस्ट जो वीडियोस है, और टू द बॉटम आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन चेन को कैसे समझे, ऑप्शन चेन को कैसे समझे, राइट स्ट्राइक सिलेक्शन, ये दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। द बेसिक थिंग्स, द प्रीवियस पार्ट्स आर बिंग देयर, एंड आज के सेशन से हम आगे वहां पे जो है जाने की कोशिश करेंगे। तो बाजार की क्या राय रहती है, ओवरऑल क्या बायस वहां पे होता है, वो जो है हम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे। एंड आई होप सो माई वॉइस इज लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू देयर। उसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से समझने आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने देख लिया और आप कल से एकदम प्रो ट्रेडर हो गए, एज ट्रेडर हो गए, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको इस चीज को जो है प्रैक्टिस आउट अच्छी तरीके से करना होगा, और जब तक आपको प्रैक्टिस जो है आपकी लाइव मार्केट में, लाइव एनालिसिस में वहां पे सपोर्टिव नहीं होती है, तब तक आपके लिए ये सिर्फ जो है एक वीडियो ही रहेगा, एक सिर्फ एक तकनीकी वीडियो रहेगा। आपको इसका यूटिलाइजेशन वहां पे आना चाहिए। तो बाजार की राय, बाजार का ऑप्शन के प्रकार या बाकी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ऑप्शन का प्रकार क्या है, पोजीशन का नाम क्या है, दूसरे विकल्प क्या है, प्रीमियम क्या है, वो यहाँ पे मेंशन है। जब मार्केट में तेजी रहती है तो जनरली उसे बुलिश कहा जाता है, और उस बुलिश मार्केट में क्या चीज होनी चाहिए, जनरली वहां पे ऑप्शन की खरीद होनी चाहिए, जिसे लॉन्ग कॉल कहा जाता है, जिसमें दूसरे विकल्प में आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो या स्पॉट में खरीद सकते हो, और उस केस में प्रीमियम को जो है आपको वहां पे देना पड़ता है। तो मार्केट जो है तेजी में है, मतलब बुलिश में है, और उस केस में आपके लिए ऑप्शन कॉल को खरीद करना बहुत ही जरूरी रहता है, और उस पोजीशन का नाम जो है लॉन्ग कॉल पोजीशन कहा जाता है। फ्यूचर या स्पॉट में भी आप खरीद सकते हो, और प्रीमियम जो है देना कहा जाता है। यदि मार्केट की दिशाहीन है, मतलब एक रेंज बाउंड है या थोड़ी बहुत तेजी वहां पे है, दिशाहीन बाजार है या तेजी है, तो उस केस में पुट ऑप्शन की बिक्री, शॉर्ट अप बिल्टअप जो है, शॉर्ट पुट जो है वहां पे किया जाता है। मतलब मार्केट एक रेंज में है, उससे नीचे नहीं जाएगा, या उसके बदौलत रेंज बाउंड होते हुए बुलिश साइड में जाएगा, तो उस केस में जो है पुट को बेचा जाता है, बिक्री की जाती है, जिसे शॉर्ट पुट कहा जाता है। या फ्यूचर्स या स्पॉट में, फ्यूचर्स या स्पॉट में जो है उसे खरीदा जाता है। और यहाँ पे आपको, यदि आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको प्रीमियम जो है मिलेगा। इसका मतलब ये जो है, एक लॉट को, किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस को यदि आपको शॉर्ट करना है, देन ऑब्वियसली आपके पास जो है मार्जिन मनी है जो है, वो मोर देन 1,25,000 वहां पे आपके पास होना चाहिए, 1,25,000। तो जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, वो राइटर की काम वहां पे करता है, जिससे वो शॉर्ट करता हुआ दिखता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, दिशाहीन या मंदी वाला बाजार है, मतलब मार्केट साइडवेज है और उसके बाद में नीचे या बियर्स की दिशा में या मंदी की दिशा में वहां पे जाने वाला है, तो उस केस में जो है कॉल ऑप्शन को बिक्री या कॉल, शॉर्ट कॉल करना वहां पे कहा जाता है। दूसरा विकल्प यह है कि फ्यूचर को वहां पे बेचा जा सकता है, और उस केस में भी आपको जो है प्रीमियम मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये पोजीशन नंबर 2 और ये पोजीशन नंबर 3 जो है, वहां पे आपको जो है प्रीमियम मिलेगा, बट आपके लिए वहां पे मार्जिन मनी जो है मोर देन 1,25,000 वहां पे लगेगा। वो मार्जिन मनी ये होगा, देन एंड देन यू कैन शॉर्ट इट। वो भले ही पुट रहे, भले ही कॉल रहे, आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। और तीसरी बात, यदि मंदी वहां पे है, टोटली बियर्स वहां पे छाए हुए हैं, तो उस केस में जो है पुट ऑप्शन की खरीद करना एक सही विकल्प रहता है, और उसे लॉन्ग पुट कहा जाता है। और उस केस में आप जो है दूसरा विकल्प तरीके से हम समझे, तो वहां पे फ्यूचर्स को बेचना एक सही राय वहां पे होती है, और इस केस में आपको जो है प्रीमियम देना होता है। यदि आप बाय कर रहे हो, मतलब तेजी में मार्केट बुलिश है,
तेजी हो रही है, देन डेफिनेटली आप जो है कॉल ऑप्शन को लॉन्ग कर रहे हो, और यदि मार्केट में मंदी है, बेरिश है, तो आप जो है पुट को वहां पे बाय कर रहे हो। यदि दिशाहीन मार्केट है और उसके साथ बुल्स है, देन पुट ऑप्शन को बेचना एक आसान तरीका होता है, बट वहां पे मार्जिन मनी लगता है, और दिशाहीन बाजार या मंदी है वहां पे, तो कॉल ऑप्शन को बेचना, बिक्री करना बहुत ही एक अच्छा खासा विकल्प वहां पे रहता है। और उस केस में आप फ्यूचर्स को भी बेच सकते हो, और उसके लिए आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो है रेंज में है 1,25,000 से आगे ही आपको वहां पे रहता है। तो ऑब्वियसली मार्केट का क्या मिजाज वहां पे हो सकता है, मार्केट की क्या हालत वहां पे हो सकती है, उसके अनुसार यदि आपको स्ट्रक्चर अच्छा तरीके से पता है, यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से समझते हो, तो उसके माध्यम से आपको पता चल जा सकता है कि मार्केट की दिशा किस डायरेक्शन में मार्केट वहां पे घूमने वाला है, भले ही वो तेजी की दिशा में है या मंदी की दिशा में। उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक जो है आप वहां पे लॉन्ग पुट या लॉन्ग कॉल जो है आप वहां पे कर सकते हो। जब भी मार्केट दिशाहीन बाजार या तेजी रहती है, या दिशाहीन बाजार या मंदी रहती है, तो उस केस में अपोजिट साइड जो है आपके लिए वहां पे करनी बहुत ही आसान रहती है, बट उसके लिए जो है आपके लिए बहुत बड़ा मार्जिन मनी लगता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। 1,25,000 से वो स्टार्ट होता है, और ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख 3 लाख के आसपास वहां पे वर्कआउट होता है। तो जनरली जब भी आपके लिए मार्केट का समरी जो हमें पता होनी चाहिए, मार्केट में तेजी है या मार्केट में मंदी है, तो उस केस में क्या चीजें होनी चाहिए, और यदि दिशाहीन मंदी या दिशाहीन तेजी वहां पे है, तो वहां पे आपके लिए क्या स्टांस होना चाहिए, और वहां पे आपके लिए मार्जिन मनी कितना लगेगा, वो पता चीज वहां पे होनी चाहिए। यदि आप लॉन्ग कर रहे हो, मतलब सिर्फ आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और वो 10 से 15 हजार के बीच में आपको वहां पे आसानी से मिल जाता है। भले ही वहां पे तेजी रहे, कॉल खरीद रहे हो, या भले ही वहां पे मंदी रहे, आप पुट खरीद रहे हो। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, एंड मुझे ये आशा है, उम्मीद है, ये आपको चीज जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चल रही है। दूसरी बात यहाँ पे यदि हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, नेक्स्ट थिंग, तो यदि आप ऑप्शन के खरीदार हो, देन डेफिनेटली आपकी स्पॉट की कीमत, मतलब यहाँ पे यदि आप कॉल को बाय कर रहे हो, तो आपकी स्पॉट की कीमत जो है आपने नीचे लिए गई स्ट्राइक के ऊपर वहां पे होनी चाहिए। तो दैट इज द सिंपल। और एक्सपायरी के दिन के हिसाब से, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्टॉक ऑप्शन के लिए महीने का लास्ट गुरुवार, और इंडेक्स ऑप्शन के लिए हर गुरुवार हफ्ते का वहां पे एक्सपायरी होती है। तो उस एक्सपायरी के दिन आपके स्ट्राइक के ऊपर जो है, यदि आप कॉल ऑप्शन बायर हो, तो यदि आपने वो स्ट्राइक सिलेक्ट की है, तो उसके ऊपर जो है मार्केट क्लोज होना चाहिए, मतलब स्पॉट क्लोज होना चाहिए। देन एंड देन ओनली यू विल बी गेटिंग प्रॉफिट। यदि आपने सिलेक्ट की गई स्ट्राइक के नीचे ही मार्केट वहां पे क्लोज होता है, स्पॉट क्लोज होता है, इन दैट आपका लॉस रहेगा, और वो लॉस जो है लिमिटेड रहेगा, जो कि आपने प्रीमियम के तौर पे वहां पे दिया है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। तो ऑप्शन खरीदार वो सी वाला भी हो सकता है या पी वाला भी हो सकता है, जैसे हमने तेजी या मंदी का वहां पे एग्जाम्पल लिया था। और यदि एक्सपायरी पर लॉन्ग पुट हमने किया है, तो उस केस में उल्टा यहाँ पे रहेगा, आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है उसके नीचे जो है आपका स्पॉट होना चाहिए, एंड देन देयर विल बी प्रॉफिट फॉर इन केस ऑफ द पी लॉन्ग ओवर देयर। और यदि आपने सिलेक्ट किए स्ट्राइक के ऊपर आपका स्पॉट वहां पे होता है, तो उस केस में आपके लिए वहां पे लॉस रहेगा। ये जो सीन यहाँ पे मेंशन किया है, ये पुट बाइंग के लिए किया है, और ये जो सीन यहाँ पे मेंशन किया है, वो कॉल बाइंग के लिए यहाँ पे किया है। एंड आई होप सो ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपके लिए अच्छी खासी तरीके से समझ में आ रही है। दो फॉर्मूलेज यहाँ पे है, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पुट बायर के लिए क्या चीज वहां पे होनी चाहिए, और कॉल बायर के लिए क्या चीज होनी चाहिए, उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि ये इसका इस स्लाइड का जो है आप स्क्रीनशॉट आपके रेफरेंस के लिए रख लीजिए, या आपका नोटबुक रहेगा, तो वहां पे भी ये जो है चीज जो है अच्छी तरीके से वहां पे मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका हाथ आजमाना चाहते हो, तो ये बेसिक्स है, और इस बेसिक के हिसाब से एक्सपायरी के दिन तक आपके लिए क्या पॉसिबल सीन हो सकता है, वो सिलेक्टिंग यूर स्ट्राइक प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू द स्पॉट प्राइस, ये चीज यहाँ पे है। एंड होप सो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज।
तो ऑप्शन बिक वाले के लिए क्या वहां पे संक्षिप्त एक्सपायरी चीज वहां पे हो सकती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, और उस लिहाज से उस हिसाब से जो है कैसे कंसिडरेशन हमें करना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जैसे ही यदि आपने कॉल ऑप्शन को वहां पे सेल किया है, देन ऑब्वियसली व्हाट इज बिंग द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, यदि हम देखें तो यदि एक्सपायरी पर यदि आपने शॉर्ट कॉल ऑप्शन का सेल किया है, मतलब मार्केट में दिशाहीन बाजार या मंदी है, और उस केस को आपको फायदा उठाने के लिए यदि आपने वहां पे इफ यू आर शॉर्टेड कॉल ओवर देयर, तो आपके स्पॉट जो है प्राप्त प्रीमियम माइनस स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस वहां पे होनी चाहिए। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और यदि आपने शॉर्ट पुट वहां पे किया है, इतना अपने को जरूरी नहीं है, आपके स्ट्राइक प्राइस के नीचे स्पॉट की कीमत वहां पे होनी चाहिए। दैट इज द सिंपल स्टिंग। और यहाँ पे यदि आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको प्रीमियम वहां पे रिसीव हो रहा है। दोनों केस में आप वही चीज है, एंड अर्लियर जो भी फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था वही चीज मेंशन की गई है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या अंदाजा वहां पे है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू यदि समझानी है तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे कुछ बेसिक चीज को, और उसके बाद में जो है स्टॉक्स के हिसाब से वहां पे रहेंगे। यदि आपके अंडरलिंग स्पॉट निफ्टी की कीमत 8070 के आसपास है, ऑप्शन की स्ट्राइक आपने जो चूज की है वो 8050 की है। ऑप्शन उस प्रकार से, मतलब यदि आपका स्पॉट 8070 के आसपास ट्रेड कर रहा है और उस केस में आपने 8050 की सी वहां पे सिलेक्ट की है, तो कॉल ऑप्शन वहां पे उसे कहा जाएगा, और इन शॉर्ट कॉल यूरोपियन कहा जाएगा। एक्सपायरी में बचे हुए दिन 15 है, और पोजीशन जो है आपकी लॉन्ग है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर, और इसके माध्यम से हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना है। तो स्पॉट की कीमत 8070 है, हमने स्ट्राइक जो सिलेक्ट की है वो 8050, मतलब उसके नीचे है, मतलब इन द मनी है, और लॉन्ग पोजीशन इसे कहा जाएगा। और एक्सपायरी में जो बचे हुए दिन है वो 15 दिन आपके लिए बचे हैं। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। यदि नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम वहां पे जाएं और उसके माध्यम से चीज का अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, तो इंट्रिंसिक वैल्यू यदि कॉल ऑप्शन की हमें समझनी वहां पे है, तो स्पॉट की कीमत आपको जैसे मैंने बताया 8070 के आसपास है, और जो स्ट्राइक आपने चूज की है वो 8050 की है। तो यदि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यदि मुझे कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो स्पॉट की कीमत माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट की कीमत आपको पता है 8070, और आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है वो 8050 की है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन विल बी कमिंग एज ए 20। आपको मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, ये जो कॉल ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू की जो वैल्यू है वो निगेटिव और या जीरो वहां पे नहीं रहती है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिए, और इसी हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है हमेशा इन द मनी कॉल वाले की, वहां पे वो पॉजिटिव रहती है। यदि हम एटीएम से आउट ऑफ द मनी वहां पे जाए तो वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है जीरो टू निगेटिव वहां पे फ्लक्चुएट कर जाती है। तो हमेशा थंब रूल यही है, इसी चीज को अच्छे तरीके से समझना है। यदि मैं कोई भी स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, तो स्पॉट के नीचे की स्ट्राइक वहां पे कंसिडर कर रहा हूं, इन द मनी वाली या डीप इन द मनी वाली स्ट्राइक वहां पे कर रहा हूं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वहां पे हमेशा पॉजिटिव आएगी। यदि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे निगेटिव या जीरो आ रही है, तो आप समझ लेना आपने जो वहां पे पलटा लिया है वो आउट ऑफ द मनी या एटीएम का लिया है। इसी वजह से वो जो है माइनस से जीरो के रेंज में वहां पे हावर करता हुआ आपको वहां पे सिंपली दिख रहा है। तो ऑप्शन का प्रकार यदि हम अच्छी तरीके से समझे, देन डेफिनेटली आपके लिए अच्छी तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रहेगी। यदि मैंने स्पॉट की कीमत 310 रुपए के आसपास है, और यदि मैंने स्ट्राइक 280 की वहां पे सिलेक्ट की है, देन ऑब्वियसली उससे जो है लॉन्ग कॉल ऑप्शन कहा जाएगा। और यदि मुझे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला कंप्यूट करना है, तो वहां पे स्पॉट की कीमत माइनस स्ट्राइक की कीमत वहां पे मुझे कंप्यूट करनी होगी। मतलब मैंने जो स्ट्राइक स्पॉट जो सिलेक्ट किया है वो 310 रुपए का है, और जो स्ट्राइक मेरी है वो 280 की है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 30 वहां पे आ जाएगी। यदि मेरा लॉन्ग पुट वहां पे समझना है, तो स्ट्राइक यदि मैंने 1040 की सिलेक्ट की है, और यदि मेरा स्पॉट 980 रुपए के आसपास वहां पे है, तो मेरे लिए फॉर्मूला जो है उल्टा हो जाएगा। दैट इज स्ट्राइक की कीमत माइनस स्पॉट की कीमत, और उस केस में मेरे लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट में मैंने इन द मनी वाला पुट और इन द मनी वाला कॉल, इन दो फर्स्ट टू एग्जांपल में यहाँ पे लिए हैं। दूसरी बात, यदि मैं ओटीएम के हिसाब से वहां पे कंसिडर करूं, लॉन्ग कॉल यदि है, यदि मेरा मार्केट वहां पे 918 रुपए के आसपास चल रहा है, और जनरली मैं स्ट्राइक जो सिलेक्ट कर रहा हूं 920 की वहां पे कंसिडर कर रहा हूं, और वो केस लॉन्ग कॉल की है, और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे यदि कंप्यूट करना है, तो फॉर्मूला मेरा ये स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस,
और स्पॉट मुझे पता है 918 रुपए के आसपास है, और स्ट्राइक मैंने जो सिलेक्ट की है वो 920 की लिए है, तो -2 आ जाएगा। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, और इससे मतलब ये है कि मैंने एटीएम वाली स्ट्राइक यहाँ पे या ओटीएम वाली स्ट्राइक कंसिडर की है, और इसी वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रही है। मतलब यहाँ पे यदि मैं मेरा हक वहां पे एक्सरसाइज करना चाहूं, यदि मैं सेलर को पूछना चाहूं, तो वहां पे मेरे लिए कोई भी पैसा, कुछ भी पैसे जो है वहां पे मिलेंगे नहीं, और इसी वजह से मेरा लॉस होने की संभावना वहां पे ज्यादा रहेगी। यदि मैंने अच्छी तरीके से इन द मनी वाली स्ट्राइक सिलेक्ट की होती, देन डेफिनेटली मेरे लिए जो है अच्छी चीज वहां पे हो जाती। उसी प्रकार लॉन्ग पुट आदि समझने की कोशिश करें। यदि स्पॉट 88 रुपए के आसपास चल रहा है और यदि मैंने स्ट्राइक 80 रुपए की सिलेक्ट की है, तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। इन केस ऑफ पुट वहां पे स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट की कीमत वहां पे होगी। आपका स्पॉट 80 रुपए के आसपास है और स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट की है, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट की है वो 80 रुपए की, और स्पॉट जो है वो 88 रुपए के आसपास है, तो उस केस में ये -8 आ जाएगा। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है कि भाई कि यहाँ पे आपका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जीरो या निगेटिव कभी नहीं हो सकता। यदि वो जीरो या निगेटिव हो रहा है, मतलब ये ओटीएम या एटीएम वाली स्ट्राइक है, और उस केस में यदि ये लॉन्ग पुट वाला उस हक को एक्सरसाइज करने के लिए सेलर के पास गया, तो उस केस में उसे 0 पैसा मिल जाएगा। तो ये सिंपल चीज है, और इस प्रकार से इस टेबल के माध्यम से हमें लॉन्ग पुट और लॉन्ग कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कंप्यूट करना चाहिए, हमारे लिए प्रॉफिटेबल या विन विन सिचुएशन वाली प्रोबेबिलिटी कैसे वहां पे इंक्रीज कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। एंड होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेल। तो यदि मुझे कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू यदि समझनी है, तो मुझे यही समझना है कि मेरे स्ट्राइक के ऊपर स्पॉट की कीमत होनी चाहिए। यदि मुझे पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू समझना है, तो मेरे स्ट्राइक के नीचे स्पॉट की कीमत समझनी होनी चाहिए। तो यही एक फर्क होता है सी और पी के केस में और इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करने के केस में। एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास वहां पे आ रही है, और उसी के बिहाफ पे ये इंट्रिंसिक वैल्यू ही एक फैक्टर है जो कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का वहां पे डिस्टिंग्विश जो है कॉल और पुट में वहां पे कर जाएगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये फैक्टर है, वो एक पैरामीटर है जिससे हमें पता चल जाता है कि जब भी मैं उसे एक्सरसाइज करने के लिए काउंटर पार्टी मतलब सेलर के पास जाऊं इन केस ऑफ कॉल बाइंग और इन केस ऑफ पुट बाइंग, तो उस केस में मेरा पैसा वहां पे आना ही आना है। एक बेस वैल्यू रहेगा, तो बेस वैल्यू यदि मुझे आनी है, देन डेफिनेटली मेरे लिए जो राइट स्ट्राइक सिलेक्शन रहेगा वो आईटीएम रहेगा, सब्जेक्टेड टू यदि मोमेंटम ही नहीं रहता है, साइडवेज ही नहीं रहता, तो वहां पे मेरे लिए पैसा बनने की उम्मीद संभावना वहां ज्यादा रहेगी। यदि मैं एटीएम या ओटीएम के आसपास जा रहा हूं, तो वहां पे मेरे लिए इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगी या इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निगेटिव रहेगी। और उस केस में यदि मेरा हक में दाम जताने के लिए वहां पे काउंटर पार्टी सेलर के पास जाता हूं, देन डेफिनेटली मेरे पास जो है पैसा वहां पे बचने की उम्मीद वहां पे कम रहेगी। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग फॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कॉल ऑप्शन का मनीनेस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉल ऑप्शन में इन द मनी यानी आईटीएम वहां पे कहा जाता है, एट द मनी एटीएम कहा जाता है, आउट ऑफ द मनी जिसे ओटीएम कहा जाता है। और मुझे लगता है कि इनको और भी वर्गों में बांटना चाहिए, जैसे कि डीप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी। ये पर्टिकुलर मनीनेस ऑफ द कॉल वहां पे रहता है। तो जनरली जब भी हम कोई भी ऑप्शन चेन में वहां पे जाते हुए कोई भी स्ट्राइक को वहां पे कैटेगराइज वर्गीकरण वहां पे करने की कोशिश करते हैं, तो हमें वहां पे पता होना चाहिए कि इन द मनी, एटीएम, ओटीएम, इसके अलावा भी डीप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड डीप आउट ऑफ द मनी वाले क्लासेस वहां पे होते हैं, और उन क्लासेस को हमें अच्छे तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है। आपको एक वर्क के तौर पर यदि हम समझ जाने की कोशिश करें, तो स्ट्राइक जो है 159.85 के आसपास, हम एटीएम के स्ट्राइक के आसपास यहाँ पे है। और यदि हम अच्छी तरीके से देखें, तो ये येलो वाला बैकग्राउंड जो है वो आपके लिए वहां पे इन द मनी वाला सेक्शन जो है, सॉरी 8050 की यहाँ पे जो स्ट्राइक है वो एटीएम वाली स्ट्राइक है, और आपके सामने जो यहाँ पे सेक्शन वहां पे दिखाया गया है वो जो है कॉल ऑप्शन साइड का वहां पे सेक्शन दिखाया गया है। ये जो कॉलम है ये स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम है, और यदि हम 8050 पर एटीएम है स्पॉट के आसपास यहाँ पे है, तो 8050 के नीचे वाली जो स्ट्राइक्स है जनरली उसे आईटीएम मनी कहा जाता है। बट डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्टेंस 8050 से वहां पे अलग अलग स्ट्राइकों का है, उसके हिसाब से डीप इन द मनी, एटीएम, आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स वहां पे कहा जाता है। तो ये सेक्शन आउट ऑफ द मनी वाला है, और जैसे ही 8050 के स्ट्राइक पर हम यदि एटीएम है और उसके ऊपर यदि हम
8,400, 8,500, 8,550, 8,600, 8,700 की स्ट्राइक की कंसिडरेशन अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो वहां पे डीप आउट ऑफ द मनी वाला भी सिग्नल वहां पे आ सकता है। और ये वर्गीकरण जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था उसके हिसाब से वहां पे डिस्टिंग्विश है। इस स्पॉट के प्राइस के या एटीएम प्राइस के स्ट्राइक वाले को आईटीएम कहा जाएगा। और यदि हम 7,700, 7,600, 7,500, 7,400 की तरफ जाते हैं तो वहां पे डीप आईटीएम स्ट्राइक्स उन्हें कहा जाता है। और वो किस तरीके से कहा जाता है वो जो है हम आने वाले स्लाइड में वहां पे समझेंगे। एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपको अच्छे तरीके से वहां पे आ रही है। और ये डीप आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी, ये चीज क्या किस तरीके से होती है वो जो है आने वाले स्लाइड से हम समझने की कोशिश करें। यदि हमें एटीएम ऑप्शन जो कि 8,050 के आसपास है उसको पहचानने के बाद हम आईटीएम और ओटीएम ऑप्शन की ओर वहां पे देखने लगते हैं तो इसीलिए हमें कुछ स्ट्राइकों की कीमत की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालना पड़ेगा। और उस केस में हमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है वहां पे 7,100, 7,500, 8,050, 8,100 और 8,300 की स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे समझा दूं कि कॉल ऑप्शन, कॉल साइड के ये सभी ऑप्शन है और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉट, यहाँ पे स्पॉट में एक बार फिर से एक बार रिपीट कर जाऊं, 8,050 के आसपास है। और 8,050 के आसपास हमें किस तरीके से वहां पे ऑप्शंस हो रहे हैं और उनका डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एटीएम इन द मनी और डीप इन द मनी वाली चीजें किस तरीके से हो रही है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये 5 स्ट्राइक सिलेक्ट की गई है जो कि 7,100, 7,500, 8,050, 8,100 और 8,300 की स्ट्राइक यहाँ पे मेंशन की गई है। और इन स्ट्राइकों को मेंशन करते हुए हम वहां पे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्पॉट ऑलरेडी आपके लिए पता है वो कहां पे है। स्पॉट की कंसिडर करें तो 8,050 के आसपास वहां पे है। और जो स्ट्राइक यहाँ पे कंसिडर की है, सॉरी स्पॉट जो यहाँ पे कंसिडर किया है वो 8,050 का है। बाय मिस्टेक इट हैज बीन रिटन एज 8,060, यहाँ पे मिस्टेक से वो 8,060 का कंसिडर किया है। उसके कंपेरेटिवली यदि आपका स्पॉट 7,100 के आसपास है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी लगेगी, वो 960 रहेगी। ये संख्या जीरो नहीं है इसलिए ये इसे जो है इन द मनी ऑप्शन कहलाएगा। यदि आपका निफ्टी या आपका स्टॉक का स्पॉट जो है वो 7,500 के आसपास है और यदि आपका स्पॉट वहां पे 8,060 के आसपास है, 8,060 जो है वो आपके लिए वहां पे स्पॉट है और आपने जो स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट की है वो 7,500 वाली है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वहां पे 560 आ जाएगी। इसीलिए ये संख्या भी जीरो नहीं है, इसके लिए इसे जो है इन द मनी ऑप्शन कहलाएंगे। यदि आपका स्पॉट जो है 8,050 के आसपास है और आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है, सॉरी आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है वो 8,050 की है और आपको पता है कि आपका जो स्पॉट वहां पे है 8,050 के आसपास है तो वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है जीरो आ जाएगी। इसीलिए जो है एटीएम ऑप्शन कहा जाएगा। यदि आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है वो 8,100 की कंसिडर की है और यदि आपका स्पॉट वहां पे 8,060 के आसपास है और आपकी स्ट्राइक 8,100 है तो उस केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगी और उस केस में वो निगेटिव रहेगी। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव में आ रही है और इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है जीरो मानी जाएगी। और क्योंकि यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो आ रही है और इसीलिए इस ऑप्शन को जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहा जाएगा। उसी प्रकार उसी दौरान यदि आपने स्ट्राइक जो है 8,300 की कंसिडर की है और इसके लिए आपने इंट्रिंसिक वैल्यू यदि यहाँ पे कंप्यूट करनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूले के अनुसार यदि हम यहाँ पे कंप्यूट करने की कोशिश करें तो आपके लिए स्पॉट जो है 8,060 के आसपास है और स्ट्राइक जो यहाँ पे सिलेक्ट की है वो 8,300 की कंसिडर की है और इसीलिए वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निगेटिव -240 के आसपास यहाँ पे आ रही है और इसीलिए इसे जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस वहां पे कहा जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 8,060 का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, बाय मिस्टेक ऑलरेडी वी हैव कंसिडर 8,050 के आसपास, तो उस केस में 7,100, 7,500, 8,050, 8,100, 8,300 इन सभी स्ट्राइकों का इन द मनीनेस वहां पे कंप्यूट करने के लिए एक ही पैरामीटर, एक ही फैक्टर वहां पे आ रहा है और वो चीज जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईवी कहा जाता है। और इस आईवी का जो फॉर्मूला जो है इसे सिंपली जो है स्पॉट माइनस यूर स्ट्राइक वहां पे कहा जाता है। यदि आपके स्ट्राइक के ऊपर वहां पे मार्केट है तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव वहां पे आ जाएगा और यदि आपके स्पॉट के ऊपर आपकी स्ट्राइक वहां पे आ रही है तो उस केस में आपकी निगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है तो उसे उसी प्रकार उसी दौरान से वहां पे उसे जो है आउट ऑफ द मनी वहां पे ऑप्शंस कहा जाएगा। तो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी को कैसे समझना है वो चीज जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ रही है और उसके माध्यम से उसके दौरान जो है आप इस चीज को जो है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम चीज को जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ रहे हो एंड होप सो
ये चीज जो है, ये लर्निंग कर्व जो है आपको आने वाले दिनों में मार्केट में जो है एक अच्छी तरीके से एक सक्सेसफुल और एजफुल ट्रेडर जो है आपके लिए वहां पे समझा जाएगा। तो दूसरी बात यदि हम देखें तो एटीएम ऑप्शन के स्ट्राइक के ऊपर सभी स्ट्राइक वाले ऑप्शंस को ओटीएम ऑप्शन कहते हैं, और एटीएम स्ट्राइक के नीचे वाले सभी स्ट्राइकों को वहां पे आउट ऑफ द एटीएम स्ट्राइक के नीचे वाले स्ट्राइकों को, मतलब 8050 की स्ट्राइक के नीचे वाले सभी स्ट्राइकों को वहां पे आईटीएम ऑप्शन कहा जाता है, और 8050 के ऊपर वाले जो सभी स्ट्राइक वहां पे रहते हैं उसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहा जाता है। और उसे यदि हमें समझना है तो कलर कोड सिस्टम यहाँ पे यूटिलाइज की गई है, जो कि यहाँ पे येलो बैकग्राउंड यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है इन द मनी स्ट्राइक्स के लिए, और यदि हम आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स की यहाँ पे कंसिडरेशन करें तो उसे व्हाइट बैकग्राउंड दिया गया है, जिसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे फैक्टर जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू का फैक्टर है। इंट्रिंसिक वैल्यू यदि यहाँ पे मुझे कंप्यूट करनी है तो हमेशा मेरे स्पॉट के नीचे जो है वहां पे स्ट्राइक यदि सिचुएटेड रहेगी तो उसी दौरान जो है मेरे लिए इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और इसीलिए उसे जो है आईटीएम ऑप्शंस कहा जाएगा। यदि वो यहाँ पे निगेटिव आ जाती है तो उसे जो स्ट्राइक जो है वो आउट ऑफ द मनी वहां पे रहती है। और यदि ये इंट्रिंसिक वैल्यू का यही तकाजा यहाँ पे, यदि आपकी वहां पे पॉजिटिव आ रही है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आपका हक जताने के लिए यदि सेलर के पास जाते हो तो उतना पैसा जो है आपको ऑन द एक्सपायरी है उससे पहले ही भी वहां पे मिलने के आसार रहते हैं। यदि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये यदि आप हक जताने के लिए काउंटर पार्टी के पास वहां पे जाते हो तो उस केस में आपके लिए कोई भी पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि उस स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी आ रही है इसीलिए वो निगेटिव है, और उसके लिए मनीनेस जो है वहां पे कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से वहां पे आपके लिए कोई भी पैसा बनेगा नहीं। तो पुट ऑप्शन की मनीनेस यदि हम समझने की कोशिश यदि यहाँ पे करें तो 8150 पर हम जो है एटीएम यहाँ पे है, और यदि हम कलर कोड सिस्टम देखने की कोशिश करें तो 8050 के नीचे वाली जो सभी स्ट्राइक्स जहां पे है उसका कलर जो है वहां पे येलो कलर है, और इसी वजह से इस येलो कलर की वजह से इन स्ट्राइकों को जो है आईटीएम वहां पे कहा जाता है, जो कि अपोजिट टू द कॉल वहां पे है। और 8150 के ऊपर वाली जो स्ट्राइक्स यदि हम देखें उसका बैकग्राउंड जो है वहां पे व्हाइट आ रहा है, और इन सभी स्ट्राइकों को जो है आउट ऑफ द मनी वहां पे स्ट्राइक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे यदि मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला इनके सब पुट वहां पे कंसिडर करना है तो मेरे स्ट्राइक के नीचे वहां पे स्पॉट होना चाहिए। दैट इज वाई देन एंड देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू एज अ पॉजिटिव। यदि मैंने सिलेक्ट की गई स्ट्राइक के ऊपर वहां पे मार्केट यहाँ पे है, देन डेफिनेटली मेरे लिए जो है वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है नेगेटिव केस में आ जाएगी, और ये पुट ऑप्शंस का मनीनेस है। ये जो वहां पे कॉलम यहाँ पे मेंशन किया गया है वो आपके लिए स्ट्राइक्स यहाँ पे मेंशन दिखा रहा है, और 8050 के 150 के आसपास हम एटीएम पुट है। 8150 के ऊपर वाली जो स्ट्राइक्स यदि हम देखें, मतलब 8050, 8000, 7850, 7700, 7600, ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स है, इसीलिए इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड है। यदि 8150 के ऊपर वाली 8200, 8300 नीचे वाली जो स्ट्राइक्स यदि हम कंसिडरेशन करें इस ओपन इंटरेस्ट में, तो वहां पे आपके लिए इन द मनी आ जाएगी, और इसीलिए इसका कलर वहां पे जो है वो येलो कलर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यदि हमें पुट ऑप्शंस के लिए कुछ अलग अलग स्ट्राइक्स के लिए इसे समझना है तो डेफिनेटली हमें मनीनेस हमें समझाना है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमें कंप्यूट करनी है। तो हमने यहाँ पे जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है वो 7500, 8000, 8200, 8300 और 8500 का हमने यहाँ पे इन 5 स्ट्राइकों का कंसिडरेशन किया है। जैसे कि 2 स्लाइड्स पहले हमने 5 स्ट्राइक्स वहां पे कंसिडर की थी फॉर द मनीनेस ऑफ द कॉल ऑप्शंस। यहाँ पे मनीनेस ऑफ द पुट ऑप्शंस हमें यहाँ पे कंप्यूट करनी है, और उसके माध्यम से हमें आईटीएम और ओटीएम और एटीएम स्ट्राइक्स में किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है वो समझने की कोशिश करनी है, और उसी के दौरान पुट ऑप्शंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या फॉर्मूला वहां पे बन रहा है वो इन 5 स्ट्राइक के माध्यम से हमें यहाँ पे समझना है। एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपके लिए वहां पे आ जाएगी, और आप अच्छी तरीके से ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश वहां पे करोगे। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे हमने जो स्पॉट कंसिडर किया है वो 8150 की स्ट्राइक यहाँ पे कंसिडर की थी, मतलब 8200 के आसपास जो है हमारा स्पॉट कंसिडर वहां पे हो रहा है। हमें पता है कि पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू यदि मुझे कंप्यूट करनी है तो मेरे स्ट्राइक के नीचे जो है स्पॉट वहां पे होना चाहिए। तो यदि मैंने स्ट्राइक जो है 7500 की कंसिडर की है और यदि स्पॉट 8200 के आसपास आ रहा है तो ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव आ रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया इंट्रिंसिक वैल्यू वो नंबर है जो कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि वो 0 या निगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब जो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसलिए उस ऑप्शन को जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहा जाएगा।
यदि मैंने स्ट्राइक जो है वो 8,000 की कंसिडर की है और यदि मेरा स्पॉट 8,200 के आसपास वहां पे ट्रेड हो रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ जाएगी। अगेन इस ऑप्शन इस स्ट्राइक को जो है वहां पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहा जाएगा। यदि मेरा मार्केट 8,200 के आसपास है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वहां पे 0 आ जाएगी और उसे जो है एटीएम ऑप्शन समझ लेंगे। यदि आपका मार्केट 8,300 की स्ट्राइक आपने जो सिलेक्ट की है वो 8,300 की स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट की है और यदि आपका स्पॉट जो है वो 8,200 के आसपास है तो उस केस में आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब यदि आपने उस टाइम उस वक्त यदि उस ऑप्शंस को एक्सरसाइज मतलब आपका हक जताने के लिए यदि आप वहां पे ऑप्शन सेलर के पास जाते हो देन डेफिनेटली इतने वैल्यू जो है इतनी अमाउंट जो है आपके लिए वहां पे बनेगी मतलब ये बेस वैल्यू आपके लिए रहेगी। यदि आपने स्ट्राइक 8,500 की सिलेक्ट कर रही है और आपका स्पॉट 8,200 के आसपास है तो उस केस में आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 300 आ जाएगी। मतलब ये डीप इन द मनी वाली चीज वहां पे रह जाएगी, ये इन द मनी वाली चीज वहां पे रह जाएगी। 8,200 के आसपास वो एटीएम रह जाएगी और 8,200 के नीचे वाली जो सभी स्ट्राइक रहेगी वो आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन वहां पे रह जाएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इन केस ऑफ पुट आपको यदि कॉम्प्यूट करना है तो आपके लिए वहां पे समझना यह है कि आपने जो सिलेक्ट की स्ट्राइक है उसके नीचे जो है आपके लिए वहां पे स्पॉट होना चाहिए और उसी के दौरान जो है आपके लिए वहां पे पॉसिबिलिटी जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा रहेगी। तो नीचे का मतलब क्या है, यदि मैं 8,200 का वहां पे स्ट्राइक का कंसिडरेशन कर रहा हूं तो नंबर्स में जो है मेरे लिए 8,500 ऊपर वैल्यू वहां पे रहनी चाहिए। तो ये सिंपल चीज है। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन यदि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं तो 8,200 की स्ट्राइक यदि मैं कंसिडर कर रहा हूं तो 8,200 के नीचे वाले मतलब 7,900 7,800 ये जो है वो नीचे वाली स्ट्राइक्स रहेगी और पुट ऑप्शंस के लिए जो है उसके ऊपर वाली स्ट्राइक को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है और यही फॉर्मूला जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमें वहां पे कंसिडर आउट हो जाएगा और ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए वहां पे बहुत ही जरूरी रहेगी। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है बहुत ही जबरदस्त सेक्शन है और इस सेक्शन के बिहाफ पे हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है वर्कआउट होती हुई दिख जाएगी। तो अर्लियर 2-3 स्लाइड्स में हमने मनीनेस ऑफ द ऑप्शन समझने की कोशिश करी कॉल ऑप्शंस के लिए और पुट ऑप्शंस के लिए। बट ये ऑप्शंस ग्रीक क्या भाग है, क्योंकि जनरली जब भी ऑप्शंस ट्रेडिंग वहां पे होती है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो है वहां पे ऑप्शंस ग्रीक को जो है बहुत ही महत्व दिया जाता है और उस ऑप्शन ग्रीक के बिहाफ पे उसका यदि हमें समझ यदि अच्छी तरीके से पता चलता रहता है, यदि हम उस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं देन हम उसका बेनिफिट लेते हुए हमारे लिए एज इन द ट्रेडिंग मतलब क्वालिटी इन द ट्रेडिंग जो है समझने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद में जो है हम अच्छे डायरेक्शन में अच्छे तरीके से जो है ट्रेड आउट अच्छे कर वहां पे सकते हैं। तो जनरली वहां पे जो है जनरली 4 तरीके के वहां पे ग्रीक्स वहां पे होते हैं और जनरली ये 4 तरीकों के ग्रीक्स जो यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या क्या ग्रीक्स वहां पे है वो हमें यहाँ पे समझना है। तो जनरली 4 तरीके के ग्रीक्स मेंशन है और जिसमें डेल्टा हमें यहाँ पे दिख रहा है। डेल्टा ये वो चीज है कि जहां पे ये बताता है कि ऑप्शन प्रीमियम में बदलाव का दर क्या है और इसके आधार पर जो है अंडरलाइंग की दिशा क्या है। मतलब डेल्टा ये ग्रीक है कि जहां पे इस चीज को वो बयां करता है कि ऑप्शन के प्रीमियम के बदलाव का दर क्या है और इस आधार पर अंडरलाइंग की दिशा क्या है। दूसरा ये चीज है गामा। गामा ये है कि डेल्टा में बदलाव को वो बताता है, मतलब डेल्टा में कितना बदलाव होगा वो ग्रीक जो है वो गामा बताता है। तीसरा ये है वेगा। ये वेगा जो है वोलेटिलिटी के आधार पर प्रीमियम में कितना बदलाव हो सकता है उसको बताने की कोशिश जो है वेगा करता है। और लास्ट वाला जो है वो थीटा है जो कि एक्सपायरी में बचे हुए समय के आधार पर प्रीमियम को बदलाव को बताता है। तो जनरली ये डेल्टा गामा वेगा और थीटा किस तरीके से वर्कआउट हो सकते हैं और बिंग ऑप्शन बायर मतलब कॉल ऑप्शन बायर और पुट ऑप्शन बायर इन ग्रीक्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो हम जो है समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो मैं हमेशा यही चीज बताता हूं, डेल्टा वहां पे इतना है, थीटा के हिसाब से भी ये चीज वहां पे है, वेगा इतना है और गामा जो है ये चीज वहां पे है। तो ये बेसिक जो है हमें यहाँ पे इस सेशंस के माध्यम से समझना है। ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देख रहे हो तो इसे जो है 2-3 बार रोल आउट करिएगा क्योंकि ये चीज जो है एक बार आपको समझ में नहीं आएगी। तो यदि हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम्पल के बिहाफ पे हम इस चीज को जो है समझने की कोशिश जो है यहाँ पे करेंगे। तो एक ऑप्शन का डेल्टा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक पिक्चर जो है नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया है कि वहां पे दिखाया गया है कि 8,250 का कॉल ऑप्शन है
और उसका जो चित्र जो है, पहला जो पिक्चर है 9:18 पर वहां पे लिया गया है, जब निफ्टी का स्पॉट जो है वो 8,292 के आसपास था। तो नीचे एक पिक्चर है जहां पे 8,250 का कॉल ऑप्शन का चित्र है, जहां पे पहला जो पिक्चर वहां पे लिया गया था 9:18 के आसपास गया था, और उस टाइम जो स्पॉट आपका था वो 8,292 के आसपास था। अब वो पिक्चर क्या था वो जो है हम वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ मिनट। यस, यहाँ पे यदि आप अच्छी तरीके से देखोगे तो हिस्टोरिकल डेटा है, आप इसे कोरिलेट मत करिए। ये जो कोड था 18 मई 2015 का था, जब 9:18 यहाँ पे हुए थे। सीएनएक्स निफ्टी मतलब निफ्टी का था, और यहाँ पे जो स्ट्राइक सिलेक्ट की गई थी वो 8,250, और ऑप्शन जो टाइप था वो कॉल ऑप्शन था। और वहां पे यदि हम देखें तो वो कॉल ऑप्शन जो है 144 के आसपास लास्ट ट्रेडेड प्राइस वहां पे हो रहा था, उसमें 20 पॉइंट्स का उछाल हुआ था, और परसेंटेज के हिसाब से यदि देखें तो 16.27% का उछाल वहां पे हुआ था उस पर्टिकुलर डे में। और प्रीवियस क्लोज की यदि हम देखें तो 123.50 के आसपास वहां पे क्लोज हुआ नेक्स्ट डे, मतलब उसी दिन का, मतलब 18 मई की ओपनिंग यदि हम अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें तो 135 रुपए के आसपास वहां पे ओपन हुआ, जिसने हाई जो है, जो कि लगभग डे के हाई के आसपास वो 9:18 पे वहां पे ट्रेड आउट हो रहा था, वो 144 था, और उस दिन का लो जो था वो 128 रुपए के आसपास वहां पे था। यदि हम दो ड्रॉप डाउन मेनू देखें तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स और हिस्टोरिकल देखने को मिलेगा, जहां पे VWF वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है 134.85 के आसपास थी। अंडरलाइंग स्पॉट जो वहां पे ट्रेड हो रहा था वो 8,292.65 के आसपास हो रहा था। निफ्टी का जो लॉट उस समय था वो 25 के आसपास था। एज ऑफ नाउ टुडे प्रेजेंट में वो 50 के आसपास है। टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 1,74,700 के आसपास था। टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस 8,250 की स्ट्राइक का कंसिडरेशन यदि करें तो उस दिन में 350 कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे 350 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए थे। टोटल ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में हिसाब से देखे तो -20 यहाँ पे थे, और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यदि हम वहां पे देखने की कोशिश करें तो 19.26 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक देखे तो टोटल बाय क्वांटिटी, उनकी बाइंग प्राइस, सेलर की सेलिंग प्राइस और सेलर की क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल बायर और टोटल सेलर जो है टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इस पिक्चर में हमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस 144 रुपए के आसपास थी। वो जो सी हमने कंसिडर किया था वो 8,250 था, और जो स्पॉट वहां पे अंडरलिंग जो था वो 8,292 के आसपास ट्रेड हो रहा था। ये चीज हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से समझनी है। दूसरी बात, 9:18 वहां पे हो रहे थे, जो कि 18 मई 2015 का वहां पे ऑप्शन था। यदि नेक्स्ट समय या हम कुछ समय बाद उस चीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, उस कुछ समय बाद वाला चीज हम समझने की कोशिश करें तो वो कुछ समय बाद उसका जो वैल्यू वहां पे था, उसका जो ट्रेलिंग प्राइस वो जो हुआ वो 10:36 पर, यदि हम 8,250 का कॉल का ऑप्शन का यदि हम समझने की कोशिश करें तो उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 149.40 के आसपास गई। और वो चीज यदि हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो VWF वहां पे चेंज होता हुआ दिखा। अंडरलेइंग भी 8,292 से 8,315.50 के आसपास जाते हुए दिखा। और ओपन इंटरेस्ट यदि हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग लॉन्ग अनवाइंड होते हुए दिखे, जहां पे -15,925 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड होते हुए दिखे। ओपन इंटरेस्ट में बदलाव जो है जहां पे 0.20 था वो लगभग 9% जो है निगेटिव होता हुआ दिखा। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो है 18.30 के आसपास होता दिखा। बाइंग और सेलिंग में टोटल क्वांटिटी यहाँ पे होती हुई दिखी। तो पहला जो पिक्चर था वो 9:18 पे था, और यहाँ पे दूसरा पिक्चर जो लिया गया था वो 10:36 पे लिया गया था, जो कि 144 से लगभग 149.40 के आसपास हुआ। वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अच्छी तरीके से देखे तो वो 15,925 के आसपास होता हुआ दिख रहा है। यदि मैं 9:18 का स्लाइड आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सिर्फ जो है 9:18 पर सिर्फ 350 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे अनवाइंड हुए थे, और 10:36 पर जाके देखे तो वहां पे -15,925 कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे अनवाइंड होते हुए आपको दिखे। तो डेल्टा ऑप्शन को यदि समझना है तो कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो है वो 0 के 1 के बीच में होता है। कुछ ट्रेडर जो है इसे 0 to 100 के रूप में भी देखते हैं। अगर 0 to 1 के बीच के पैमाने पर डेल्टा 0.55 होता है तो
ऐसे ट्रेडर के लिए वो 0 to 100 के पैमाने पर डेल्टा 55 होगा। पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा जो है -1 to 0 के बीच में होता है, कुछ के लिए वो -100 to 0 के लिए होता है। तो -1 से 0 के पैमाने पर यदि डेल्टा -0.4 होगा और तो 100 के पैमाने पर वो जो है माइनस डेल्टा के तौर पर वहां पे हो जाएगा। तो जनरली डेल्टा यहाँ पे रहेगा, कॉल ऑप्शन के लिए रहेगा या पुट ऑप्शन के लिए रहेगा, वो 0 to 1 के बीच में रहेगा। कुछ लोग जो है उसे 0 to 100 के पैमाने पर भी वहां पे कंसिडर आउट करते हैं। तो कॉल ऑप्शन के लिए आपको ये समझना है, यदि वो 0.55 है मतलब 0 to 100 के पैमाने पर वो से 55 कंसिडर आउट कर दिया जाएगा। यदि वो पुट ऑप्शन के लिए कंसिडर होगा तो वो -1 to 0 के बीच में रहेगा। यदि 0 to 100 के पैमाने पे तो -100 to 0 के बीच में रहेगा। यदि वो डेल्टा -0.4 है मतलब वो 100 के पैमाने पर -40 के आसपास रहेगा। और ये डेल्टा जो है हमें इस तरीके से समझना है। अब इस डेल्टा का प्रभाव स्ट्राइक पे किस तरीके से होता है वो चीज जो है हमें यहाँ पे समझना है, एंड वन बाय वन वी विल बी लुकिंग फॉर दैट। सो किस तरीके से वो बिहेवियर होता है और ये मूल्य का बिहेवियर उस पर किस तरीके से हावी होता है, वो चीज जो है हम इस टेबल से हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश वहां पे करेंगे। लेट मी जस्ट रोल इट फर्दर। ओके, तो ऑप्शंस के प्रकार का पहला यहाँ पे कॉलम दिखाया गया है, डेल्टा का लगभग मूल्य इन केस ऑफ सी और डेल्टा का मूल्य इन लगभग इन केस ऑफ पी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यदि आपका ऑप्शन डीप इन द मनी है जो कि प्रकार इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, कॉल ऑप्शंस के लिए वो जो है +0.8 to 1 के बीच में रहेगा। यदि वो पुट ऑप्शंस के लिए वो -0.8 to -1 के बीच में वहां पे रहेगा। यदि स्लाइटली इन द मनी वाला वो ऑप्शन का प्रकार है तो स्लाइटली इन द मनी के लिए वो +0.6 to +1 के बीच में रहेगा। यदि वो डेल्टा जो है वो पी साइड का है तो उसके लिए वो -6 to -1 के बीच में रहेगा। यदि एटीएम स्ट्राइक का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं तो एटीएम स्ट्राइक के लिए डेल्टा का मूल्य कॉल ऑप्शन के लिए +0.45 to 0.55 के बीच में रहता है, मतलब आधा लगभग रहता है। और पुट ऑप्शन के लिए उसी को निगेटिव में कंसिडर किया जाता है जो कि -0.45 to -0.55 के बीच में रहता है। यदि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का डेल्टा वहां पे है तो वो जो है +0.45 to +0.3 के बीच में वहां पे रहता है। यदि वो पुट ऑप्शंस के लिए उसी को सिर्फ निगेटिव से रिप्लेस कर दीजिए प्लस को, जो कि -0.45 to -0.3 के बीच में रहता है। और डिप आउट ऑफ द मनी हो यदि वो डेल्टा है तो उस केस में +0.3 to वो 0 के बीच में रहेगा। और पुट ऑप्शन के लिए -0.3 to -0 के बीच में वहां पे रहेगा। अब इसका खेला किस तरीके से होता है वो आने वाले कुछ स्लाइड्स में हमें समझने को मिल जाएगा। और प्रेजेंट मार्केट में वो डेल्टा कैसे कंप्यूट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा, और किस स्ट्राइक को डेल्टा के अनुसार सही स्ट्राइक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी, इस स्लाइड का जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। यदि आपके पास नोटबुक है बाद में उस नोटबुक में जो है इस ऑप्शन के प्रकार इस टेबल को जो है आप राइट करके रखिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में ये जो टेबल है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वाला चीज वहां पे रहने वाले है। और उसके माध्यम से आपके लिए बहुत सारे लर्निंग कर्व जो है वो आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है आपको मैंने समझाया और आप वहां पे लग गए, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आने वाले कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां क्या थी और उस गलतियों की खामियाजे की वजह से ही आपको हमेशा जो है लॉस वहां पे जो है आप झेल रहे थे। तो उस चीज को यदि हमें अच्छे तरीके से समझना है तो उस चीज के लिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है थीटा, वेगा, गामा और डेल्टा के लिए। और उस केस में हम ये पहला फैक्टर, ये पहला पैरामीटर डेल्टा का हम यहाँ पे देख रहे हैं और उसको जो है आप स्क्रीनशॉट के तौर पे जो है वहां पे लीजिएगा। Hope so everyone has taken screenshot and do share my YouTube channel and Telegram channel link with your near and dear ones। यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो ब्रोकर्स के जो लिंक्स है वहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस लिंक का यूज करते हो आप ट्रेडिंग और डीमैट खाता जो है वहां पे जरूर खुलवा सकते हो। तो आपको इस तरीके की लर्निंग पाथ जो कर्व जो है वो जो सेशन जो है आप वहां पे आसानी से वहां पे समझ सकते हो। तो पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा कैसे वहां पे कॉम्प्यूट किया जाता है और वहां पे क्या वहां पे चीज हो सकती है, वो चीज जो है हम इस स्लाइड के माध्यम से समझने की जो है कोशिश जो है वहां पे करेंगे। एंड होप सो एवरीवन इज विथ मी एंड एवरीवन इज टोटली बीइंग अवेयर विद दिस।
तो पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा यदि हमें समझना है तो मापदंड वाला यहाँ पे पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम वहां पे मूल्य क्या वहां पे चल रहा है वो वहां पे मेंशन है। यदि अंडरलाइन यदि हम देखें तो वो निफ्टी है, जो स्ट्राइक सिलेक्ट की गई है वो 8,300 वाली स्ट्राइक सिलेक्ट की गई है। स्पॉट का कंसिडरेशन यदि करें तो 8,268 के आसपास है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से यदि मैं देखूं तो आपके लिए आपने जो सिलेक्ट की गई स्ट्राइक है उसके नीचे जो है आपका स्पॉट होना चाहिए, एंड देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे पुट के ऑप्शन के लिए डेल्टा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केस के लिए पहले इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे वॉइड आ रही है, वैलिड आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे डेल्टा भी आपके लिए वहां पे वर्कआउट होता हुआ दिख जाएगा। तो स्ट्राइक 8,300 की है, आपका जो स्पॉट यहाँ पे कंसिडर किया है वो 8,268 का किया गया है। जो प्रीमियम उस टाइम चल रहा है वो 128 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। और पुट ऑप्शन के लिए हम डेल्टा यहाँ पे समझ रहे हैं तो -0.55 के आसपास पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा है। ऑलरेडी डेल्टा के इंट्रोडक्शन स्लाइड पे ये चीज मैंने बताई थी, यदि पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा रहेगा तो वो -100 to 0 के बीच में रहेगा, या 0 -100 to 0 के बीच में वहां पे रहेगा, और पॉइंट -0.1 to 0 के बीच में आपके लिए वहां पे रहेगा। तो केस 1 और केस 2 के लिए निफ्टी 50 के अंडरलाइन के स्पॉट की कीमत, नई स्पॉट की कीमत यदि देखे तो वो 8,310 और दूसरे केस में 8,330 के हिसाब से है। और डेल्टा का क्या प्रभाव वहां पे रहेगा जो कि प्रीमियम में बदलाव जो है वो समझाएगा। मतलब ये डेल्टा ये चीज है जो कि ये जो प्रीमियम, मतलब जब स्पॉट 8,268 के आसपास चल रहा था उसका प्रीमियम 128 है, बट यदि ये स्पॉट 8,268 से सीधा 8,310 और दूसरे केस में 8,230 के आसपास चल जाता है तो जब वो वहां पे जाएगा तो ये डेल्टा बताएगा कि ये प्रीमियम ऑफ 8,300 का पुट कितना वहां पे रहेगा, क्योंकि उसका स्पीड जो है वो डेल्टा बताता है। और यहाँ पे हमारे लिए ये चीज पता है कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो -0.55 के आसपास है, गिरावट 0.50-55 के आसपास वहां पे आपके लिए है। एंड होप सो ये जब स्पॉट 8,268 से 8,310 या 8,230 के आसपास यदि होता है तो उस केस में वहां पे प्रीमियम ऑफ 8,300 का पुट वहां पे क्या चीज रहेगी, वो चीज को हम अच्छी तरीके से वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। होप सो एवरीवन इज विथ मी। जस्ट मिनट गाइज, इसे सिर्फ जो है एडजस्ट करता हूं अच्छी तरीके से तो आपको वो चीज अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। तो निफ्टी स्थिति में बदलाव क्या वहां पे हो सकता है। स्थिति 1 का, कंडीशन 1 का कंसिडरेशन करें तो स्पॉट जो था वो 8,268 के आसपास आपके लिए था। रिपीट करता हूं, आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की थी वो 8,300 वाली स्ट्राइक सिलेक्ट की थी और डेल्टा जो था वो -0.55 के आसपास आपके लिए डेल्टा था। उस समय प्रीमियम जो था वो 128 रुपए के आसपास आपके लिए 8,300 के पुट का पीई का वहां पे कंसिडर आउट था। यदि आपका नया स्पॉट 8,310 तक पहुंचता है तो उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पहले कंप्यूट करनी होगी और ये फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा जो कि आपके लिए स्पॉट रहेगा और माइनस स्ट्राइक वहां पे रहेगी। तो डेल्टा आपके लिए -0.55 था, तो उसके बाद में इंट्रिंसिक वैल्यू आपके लिए जो है 42 पॉइंट्स के आपके लिए वहां पे आ जाएगी यदि आपका निफ्टी जो है 8,310 के आसपास वहां पे चला जाता है तो उस केस में आपके लिए डेल्टा कितना था -0.55। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितने पॉइंट्स का बदलाव वहां पे हुआ 45 पॉइंट्स का, तो डेल्टा आपके लिए -0.55 था। और आपका जो बदलाव वहां पे हुआ है निफ्टी 50 में स्पॉट से न्यू स्पॉट जो वहां पे सॉरी जस्ट अ मिनट गाइज, ये नया स्पॉट है न्यू स्पॉट और ये पुराना वाला स्पॉट है। अब कंपैरेटिवली यदि हम न्यू स्पॉट के कंपैरेटिवली पुराना वाला स्पॉट को समझने की कोशिश करो तो 42 पॉइंट का बदलाव वहां पे हुआ है। डेल्टा आपके लिए -0.55 था, तो कितना प्रीमियम में बदलाव हो सकता है उसको समझने के लिए जितने पॉइंट्स का बदलाव वहां पे हुआ है 42 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय -0.55 पॉइंट्स, मतलब आपके लिए -23.1 का आसपास रहेगा मौजूदा प्रीमियम। जब आपका स्पॉट 8,268 के आसपास था तो नया प्रीमियम कितना रहेगा, तो उस केस में आपके लिए जो है वो निगेटिव आ जाएगा जो कि 128 माइनस 30.1। ये 30.1 कैसे आए, डेल्टा माइनस अंडरलाइन में कितना बदलाव हुआ,
तो आपका मार्केट वहां पे आपकी दिशा में नहीं चला और वो बढ़ता हुआ आपके लिए दिखा, ऊपर जाता हुआ दिखा, और उस केस में आपके लिए नया प्रीमियम जो है वो 104 रुपए 9 पैसे के आसपास होता हुआ दिखाएगा। एंड ये जो केस वहां पे रहेगी ये 8310 के आसपास आपके लिए वहां पे कंसिडर आउट होगी। तो ये सिंपल चीज है, 8268 के आसपास वहां पे स्पॉट था और वो बढ़ता हुआ ऊपर गया, इसलिए आपके लिए पुट ऑप्शन जो है में जो है आपके लिए लॉस वहां पे रहेगा। और वो बदलाव कितना हुआ उसका जो इमेजिनेशन है वो डेल्टा ने दिखाया, जो कि -0.55 के आसपास था। होप सो ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से वही चीज समझा रहा है और उसके माध्यम से आपके लिए एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेल्टा के लिए आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे बता दूं, डेल्टा हम निगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पुट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए डेल्टा को हम यहाँ पे जो है निगेटिव के तौर पर यहाँ पे कंसिडर आउट कर रहे हैं। होप सो ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट सो यू कैन राइट इन यूर नोटबुक। दूसरी बात, यदि निफ्टी 50 जो है 8268 से 8230 की तरफ वहां पे चला जाता है तो उस केस में आपके लिए क्या संभावना वहां पे हो सकती है, वो चीज जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, जब स्पॉट 8268 के आसपास चल रहा था, दैट वाज योर स्पॉट प्रीमियम जो था वो 128 रुपए का प्रीमियम वहां पे था, और डेल्टा जो कंसिडर किया गया है वो -0.55 के आसपास किया गया है। तो आपके लिए नया स्पॉट जो है वो 8230 के आसपास है, और आपने जो बदलाव की उम्मीद जो थी वो 8268 से वो फॉल होते हुए 8230 की तरफ जाता हुआ दिखा, और उसी वजह से आपके लिए 38 पॉइंट्स का बदलाव होता दिखा। मतलब 8268 से ये जो है नीचे घसरता हुआ दिखा, जो कि 8230 की तरफ वहां पे जाता हुआ दिखा। प्रीवियस स्लाइड में ये उसके ऊपर जाता हुआ दिखा, इसीलिए वहां पे बदलाव वो पॉजिटिव में हमने कंसिडर किया। इसमें कोई भी आप वहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो 38 पॉइंट बदलाव हुआ है, तो डेल्टा आपका -0.55 है, तो -0.55 इंटू 38 वो जो है -20.9 वहां पे आ जाएगा। तो मौजूदा प्रीमियम कितना है आपका, वो 128 यहाँ पे है। ये भी आपके लिए वहां पे क्या था, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं गलत कहूंगा, तो आपके लिए यहाँ पे 8230 जो कि आपका पुराना वाला स्पॉट था, प्रीवियस स्लाइड पे इसी तरीके से हमने की थी, और नया वाला स्पॉट जो है 8268 वहां पे किया था, और इसी वजह से ये -38 आ जाएगा, ये भी माइनस वहां पे 38 हो जाएगा। तो -0.55 मल्टीप्लाइड बाय माइनस वजा -38, तो ये हो जाएगा +20.1। तो आपका जब स्पॉट 8268 के आसपास था, तो उस केस में आपके लिए जो मार्केट वहां पे ट्रेड आउट हो रहा था वो जो है ये निगेटिव रहेगा। होप सो दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, ये निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है। तो उस केस में आपका जो प्रीमियम है वो 128.20.9 से आ जाएगा। तो नया प्रीमियम यदि आपका निफ्टी 8268 से टूटते हुए 8230 तक वहां पे पहुंचता है, तो उस केस में आपके लिए जो प्रीमियम जो है वो 148.9 रहेगा, जो कि लगभग 21 रुपए से अप हो जाएगा। तो उसका जो डिस्टिंग्विश जो है, स्थिति जो है, उसका बदलाव वो जो है डेल्टा वहां पे दिखाता है। तो उस चीज को समझने के लिए डेल्टा को अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूरी होता है। और हमेशा यही मैं दोस्तों चीज बताता हूं कि क्यों हमारे लिए डेल्टा वो महत्वपूर्ण है, और उस डेल्टा की बदौलत, उस डेल्टा के अनुसार जो है हम बहुत सारी चीज जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है दोस्तों आपके लिए अच्छी तरीके से होनी चाहिए, एंड बिहाफ पे आप उस चीज को जो है डायरेक्शनल बेस पे अच्छी तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग, ये लेवल ऑफ थिंकिंग आपके पास जो है अच्छी तरीके से वहां पे आ रही है, और इस बिहाफ पे जो है आप आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजों को जो है अच्छी तरीके से कॉनकोर जो है करोगे। एंड मैं फिर से एक बार अपील करूंगा, यदि आप मार्केट में नए हो, ट्रेडिंग और डीमैट खाता यदि आपका नहीं है, जीरोधा के साथ यदि आपको खुलवाना है, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उस लिंक का यूज करते हुए आप आपका ट्रेडिंग और डीमैट खाता जरूर खुलवा सकते हो। यदि किसी को ऑप्शन चेन के बारे में चीजें अच्छी तरीके से समझनी है, तो ये वीडियो जो है बहुत ही परफेक्ट है। आप उस वीडियो को जो है वहां पे वर्कआउट कर सकते हो। भले ही हम हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले समय में फ्यू स्लाइड्स में लाइव मार्केट में भी जाते हुए हम उस चीज को जो है अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करने वाले दोस्तों। तो
ऑप्शंस ग्रीक को यदि हमें समझना है तो पुट ऑप्शंस के लिए हम इन ऑप्शंस ग्रीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शंस ग्रीक जो है वही ताकतें है जो किसी भी ऑप्शन प्रीमियम पर जो है असर डालती है, और डेल्टा उसी के एक ऑप्शन ग्रीक है जो कि बाजार के दिशा का असर बताता है। कुछ ऑप्शन ऑप्शन को कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो है वो 0 to 1 के बीच में रहता है, लेकिन कुछ ट्रेडर जो है इसे 0 to 100 के बीच में मानते हैं। पुट ऑप्शन का डेल्टा जो है वो -1 to 0 के बीच में रहता है। पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव होने का मतलब यह है कि अंडरलाइंग की कीमत के विपरीत दिशा में ऑप्शन का प्रीमियम वहां पे जाता है। मतलब जैसे हमने स्पॉट 8,268 है, और यदि ये वहां पे 8,268 से वो 8,230 के बीच में वहां पे नहीं जाता है, मतलब नीचे वहां पे जा रहा है, इसीलिए जो है ये डेल्टा वहां पे निगेटिव कंसिडर होता है। यदि कॉल ऑप्शन के कंसिडरेशन से हम कंसिडर करें तो 8,268 पे स्पॉट है और ये 8,310 के आसपास जा रहा है, तो उसी दिशा में जा रहा है, इसीलिए उसे जो है पॉजिटिव कंसिडर आउट किया जाता है। तो एटीएम ऑप्शन का डेल्टा जो है वो 0.5 होता है, आईटीएम ऑप्शन का डेल्टा जो है 1 के आसपास होता है, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा जो है वो 0 to 0 के आसपास वहां पे होता है। तो यही एक बात होती है, और इसी बात को जो है आपको अच्छे तरीके से समझना होता है। एंड होप सो दोस्तों आप इस चीज को जो है अच्छे तरीके से समझ रहे हो, और इसके दौरान इसके बिया पे जो है आप बहुत सारी चीजों को जो है डायरेक्शनल बेस पे जो है लेके आगे जा रहे होगे। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ओवर देयर सो वी कैन मूव ओवर देयर। तो ऑप्शन में कोई भी बदलाव वहां पे होगा तो उसका जो चीज वहां पे आएगी वो डेल्टा के आसपास से आएगी, और वो डेल्टा जो है आपको बहुत सारी चीजें वहां पे कंसिडर आउट कर जाएगा। और यही जो बदलाव यहाँ पे जो है वो दिखाया जो गया है इस फॉर्मूले के अनुसार वहां पे दिखाया गया है। तो ऑप्शन का डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय या क्रॉस बाय अंडरलाइंग पॉइंट में बदलाव, उसी के प्रकार जो है ऑप्शन के प्रीमियम में संभावित बदलाव कितना हो सकता है वो वहां पे मेंशन किया गया है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इस चीज को वहां पे राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। प्लीज लिख लीजिए। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन का प्रीमियम में संभावित बदल क्या हो सकता है, वो ऑप्शन का डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन पॉइंट में कितना बदलाव हुआ है उसके माध्यम से रहेगा। तो इस डेल्टा और स्पॉट का क्या संबंध है और वो एक दूसरे के लिए किस तरीके से काम वहां पे करते हैं, वो समझने के लिए हमें इस स्लाइड से पता चल जाएगा। यदि कॉल ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव होता है तो कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.4 होने का मतलब ये होता है कि अंडरलाइंग की कीमत में 1 पॉइंट का बढ़त या गिरावट के बाद जो है कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो 0.4 पॉइंट से घटता या बढ़ता है। तो मैं रिपीट करूंगा, ये जो पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है इसका मतलब यहाँ पे ये है, यदि अंडरलाइंग की कीमत का कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.4 होता है और या अंडरलाइंग की कीमत 1 रुपए से 1 पॉइंट से वहां पे घटती या बढ़ती है, तो उसके दौरान जो है उसका बदलाव, अंडरलाइंग का बदलाव जो है वो कॉल ऑप्शन पर 0.4 से घटता या बढ़ता है। यदि पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव है, मतलब यदि पुट ऑप्शन का डेल्टा -0.4 है और यदि अंडरलाइंग की कीमत 1 पॉइंट से बढ़ती या घटती है, तो उसके सामने ऑप्शन प्रीमियम जो है वो 0.4 से बढ़त या गिरावट वहां पे होगी। यदि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0 to 0.5 के बीच में रहती है, और यदि एटीएम ऑप्शन का डेल्टा 0.5 होता है और आईटीएम ऑप्शन का डेल्टा 0.5 to 1 के बीच में वहां पे होता है, और तीसरे पॉइंट से मिले हुए संकेत के आधार पर कुछ नतीजे निकालने के लिए निकाल लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी का स्पॉट जो है 8,312 पर है और स्ट्राइक जो सिलेक्ट की गई है वो 8,400 पर है, और कॉल ऑप्शन ये है, तो कॉल ऑप्शन यूरोपियन है, तो उस आधार पे क्या चीज वहां पे हो सकती है वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। मैं रिपीट करूंगा, 8,312 पर आपका स्पॉट है और जो स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट की गई वो 8,400 है, और वो एक कॉल ऑप्शन है जो कि एक कॉल यूरोपियन है, और उस आधार पर क्या संभावना वहां पे हो सकती है वो चीज जो है हम यहाँ पे समझेंगे। तो सिंपल चीज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप इस कॉल ऑप्शन का या डेल्टा का क्या बदलाव वहां पे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक पोजीशन।
वो जो है आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये जो नीले रंग की रेखा जो है वो कॉल ऑप्शन के बदलाव को दिखाती है, जो कि एक 0 टू 1 के बीच में रहती है। और ये जो लाल ऑप्शन वाली जो रेखा है वो आपको डेल्टा जो है वो -1 टू 0 के बीच में वहां पे दिखाती है। यदि हम आउट ऑफ द मनी के हिसाब से ये 3 स्टेजेस देखें तो आउट ऑफ द मनी, एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये डेल्टा 0 की लाइन के आसपास है। डेल्टा इस तरफ यदि हम देखें तो वो सी ऑप्शन के लिए डेल्टा है, और डेल्टा निचले स्तरों पर देखें जो कि निगेटिव स्ट्राइक पे है, वो एक जो है आपके लिए निगेटिव वहां पे दिखाएगा। और यदि हम अच्छी तरीके से देखें तो भले ही वो कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी रहे तो उसका डेल्टा जो है वो लगभग 0 के आसपास रहता है। यदि आपका डेल्टा एटीएम स्ट्राइक के आसपास है, कॉल ऑप्शन के लिए रहे, पुट ऑप्शन के लिए रहे, तो उसकी वैल्यू जो है आपके लिए इस तरीके से एक्सेलरेटेड होती हुई दिख रही है। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन के लिए वो जो है बढ़ती हुई दिख रही है। और जैसे ही आप इन मनी में वहां पे जाते हो तो आपके लिए वहां पे डेल्टा की वैल्यू जो है एक स्टैगर्ड मैनर वहां पे होता हुआ दिखता है। तो ये भी एक ग्राफ है जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि डेल्टा का संबंध, डेल्टा का बदलाव किस तरीके से होता है। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के लिए डेल्टा बहुत ही कम होता है, एटीएम के लिए वो थोड़ा बहुत बढ़ते हुए 0.5 तक जाता है, और आउट इन द मनी वाले ऑप्शंस के लिए जो है वो 0.55 से आगे बढ़ते हुए 1 के बीच में वहां पे जाता है, जो कि एक स्टैगर्ड, एक लिमिटेड वैल्यू वहां पे रहती है। अब इस डेल्टा का क्या संबंध है हमारे प्रीमियम पर, क्योंकि अंडरलाइन में कितना बदलाव होगा उसका जो लेखा जोखा जो है वो डेल्टा दिखाएगा। जितना बड़ा डेल्टा रहेगा उतना बड़ा आपके लिए प्रीमियम में बदलाव होने की संभावना रहेगी। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। यदि मेरा डेल्टा 0.55 से 1 के बीच में है, ये इन द मनी वाला डेल्टा वहां पे है, मतलब यदि मेरा अंडरलेइंग लेट से, यदि मेरा अंडरलेइंग जो है 50 पॉइंट से वहां पे फॉल हो रहा है, फॉल इन अंडरलेइंग इज 50 पॉइंट डाउन या 50 पॉइंट अप, 50 पॉइंट डाउन फॉर पुट एंड 50 पॉइंट अप फॉर कॉल। तो डेल्टा यदि मेरा 0 पॉइंट लेट से 0.75 है, मतलब 75 के हिसाब से कितना पॉइंट मेरे लिए वहां पे देगा, मतलब वो जो है लगभग, जस्ट अ मिनट, 50 पॉइंट से अप हो रहा है और 0.75 डेल्टा है। तो उस केस में मेरे लिए जो प्रीमियम में बदलाव होगा, चेंज इन प्रीमियम यदि मुझे समझना है, जो डेल्टा से पता चल जाएगा प्रीमियम वहां पे ये होगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। तो उस केस में मेरे लिए प्रीमियम में बदलाव 37.5 का वहां पे हो जाएगा इन केस ऑफ कॉल। और उसी तरीके की चीज वहां पे वो -37.5 वहां पे रहेगा, और वो माइनस माइनस प्लस होते हुए आपको पुट साइड में जो है वहां पे इजाफा दिखाएगा, एंड ये आपके लिए बदलाव रहेगा। तो ये डेल्टा का संभावना रहता है। तो यदि मैं आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शंस खरीद रहा हूं, यदि मैं एटीएम वाले ऑप्शंस खरीद रहा हूं, तो मेरे लिए वहां पे चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर प्रीमियम विल बी लेस। तो जब भी हम इंट्राडे में वहां पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी या एटीएम स्ट्राइक्स में, तो चांसेस आपके लिए वहां पे लेस रहेंगे। यदि आपको 5 से 10 पॉइंट वहां पे मिल रहे हैं, देन उससे ही मान लीजिए और बुक कर लीजिए। बट यदि आप इन द मनी वाली स्ट्राइक्स को पुट या कॉल ऑप्शंस में खरीद रहे हो, तो वहां पे आपके लिए चेंज इन द संभावना वहां पे ज्यादा रहेगी। क्योंकि यदि मैं उसी प्रकार आउट, यहाँ पे मैंने 50 पॉइंट्स का एग्जांपल वहां पे लिया है, 50 पॉइंट से अप होता है और 50 पॉइंट से जो है वो डाउन होता है। तो यदि मुझे आईटीएम का वहां पे संभावना है तो वहां पे 0.75 डेल्टा यदि मैंने कंसिडर किया है तो उस हिसाब से 37.5 लेगा। यदि मैंने डिप इन द मनी वाला लिया है तो उसका डेल्टा जो है वो लेट से 0.95 वहां पे है, 0.95 वहां पे है। तो उस केस में मुझे जो बदलाव वहां पे आ जाएगा वो लगभग जो है 49 पॉइंट के आसपास वहां पे आ जाएगा। और यदि उसी दौरान मैंने एटीएम कंसिडर किया है तो वहां पे सिर्फ मुझे बदलाव 25 पॉइंट का आ जाएगा। यदि मैंने आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शंस वहां पे लिया है तो वहां पे सिर्फ 12 पॉइंट का, 12.5 का ही बदलाव आ जाएगा। लिस्ट केस में यदि मैं उससे भी डीप आउट ऑफ द मनी वाला हूं तो वहां पे सिर्फ बदलाव जो है 4 से 7 पॉइंट का आ जाएगा। और उस वही चीज जो है वो पुट के लिए वही एप्लीकेबल रहेगी। तो आपका डेल्टा कितना है
उस पर निर्भर रहेगा कि आपके ऑप्शंस के स्ट्राइक में कितना बदलाव रहेगा। तो हमेशा आपको जो गलती आप वहां पे करते हो, आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस या एटीएम ऑप्शंस ले लेते हो, बट उतना बदलाव ही वहां पे होने वाला नहीं है इस डेल्टा के अनुसार। तो आपके लिए वहां पे प्रॉफिटेबल केस जो है वो नहीं रहेगी। और इस चीज को जो है आपको अच्छी तरीके से समझना होता है दोस्तों। और ये गलतियां जो है वो गलतियां, जब तक आपको पूरा सिस्टम पता नहीं चलता है तब तक जो है आपको ट्रेडिंग, इंट्राडे में ट्रेडिंग, कोई भी स्ट्राइक, अरे गहरे स्ट्राइक, टिप सीकर से स्ट्राइक नहीं लेनी चाहिए। और आपके लिए ये लर्निंग जो है आपके सामने पेश करनी है, इसीलिए जो है हम इन डेल्टा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। होप सो ये एक आई ओपनर वेबिनार आपके लिए रहेगा, आई ओपनर एक वीडियो रहेगा, और इसके माध्यम से आप आने वाले टाइम पर कहां पे कितना देर रुकना है, आपको कितनी देर वहां पे प्रॉफिट लेना है, वो सारी चीज जो है, वो चीज जो बयां करने की कोशिश जो है ये डेल्टा वहां पे कर रहा है। एंड होप सो इसके बाद जो है आप उस चीज को जो है अच्छे तरीके से समझ लोगे। तो इंडिकेटर ऑफ डेल्टा चेंज किस तरीके से होगा वो आपको यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ वहां पे लिया गया है। और उस ग्राफ में यदि हम देखें तो वाई एक्सिस पे जो है डेल्टा का वैल्यू वहां पे मेंशन किया गया है, और एक्स एक्सिस पर स्पॉट किस तरीके से बदलाव वहां पे होता है वो दिखाया गया है। यदि अंडरलाइंग में अच्छी तरीके से बदलाव वहां पे होता है, मतलब एक तब्दीली, ज्यादा तरीके का जर्क वहां पे होता है, तो किस तरीके से वहां पे चीज होती है। 3 स्टेजेस वहां पे दिखाई गई है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी जो कि स्पॉट के आसपास है, और इन द मनी वाली चीज वहां पे है। और ये जो स्लाइड ली गई है वो जीरोधा की भारत सिटी से ली गई है दोस्तों। तो प्री डेवलपमेंट यदि हम देखें तो आउट ऑफ द मनी में इतने बड़ी स्पाइक नहीं देती है, और डेल्टा जो इन द रेंजेस है वो 0 to 0.35 के आसपास या 45 के आसपास वहां पे रहता है। ये अंडरलाइंग में जब तक बहुत ही अच्छे खासा बदलाव नहीं रहता है, तो ये आउट ऑफ द मनी वाला टेक ऑफ, मतलब ज्यादा एक्सेलरेटेड जो टेक ऑफ जो है आपको इन द मनी वाले में देखने को मिलता है, जो कि एक्सेलरेशन वाला फेज वहां पे रहता है। और स्टेबिलाईजेशन, मतलब जिस तरीके से इन द मनी वहां पे स्पॉट बिहेव करेगा उसी तरीके से जो डेल्टा जो है वहां पे बिहेव करता हुआ आपको दिख जाता है। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, और उस सिंपल अंडरस्टैंडिंग को जो है स्टेबिलाईजेशन के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझना होता है। तो ज्यादा यदि अंडरलाइंग में बहुत बड़ा वहां पे बदलाव होने वाला है, बहुत प्रिवेलिंग मूव होने वाली है, तो उस दिन जो है एटीएम स्ट्राइक पर वहां पे ट्रेड करना जरूरी रहता है। यदि साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट है या साइडवेज टू निगेटिव मार्केट है, तो वहां पे इन द मनी वाली स्ट्राइक आपके लिए सही रहती है, इंडेक्स ऑप्शंस के लिए या स्टॉक ऑप्शंस के लिए। तो जब बहुत बड़े बदलाव वाली मूव रहेगी तो उस दिन जो है एट द मनी वाली स्ट्राइक को ट्रेड करना बहुत ही आसान रहता है, जरूरी रहता है। बट यदि वहां पे बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, साइडवेज टू निगेटिव या साइडवेज टू पॉजिटिव वाला मार्केट है, तो उस केस में जो है आपके लिए वहां पे समझने वाली ये बात है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्शन बेसिस पे जो है चीजों को अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है। और यदि आप उन डायरेक्शन वाली चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेते हो, देन डेफिनेटली आपके लिए वो डायरेक्शन जो है उसी दौरान वहां पे हो सकती है। तो ये चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं, तो एटीएम स्ट्राइक्स को कब सिलेक्ट करना चाहिए, जब आपके लिए रिकॉग्नाइज सपोर्ट वहां पे टूट जाता है, वहां पे ब्रेकडाउन होता है, या रिकॉग्नाइज रेजिस्टेंस वहां पे टूट हो जाता है, ब्रेकआउट वहां पे होता है, और बहुत बड़े बदलाव की वहां पे संभावना आप ले रहे हो, तो उसी दौरान एट द मनी वाली स्ट्राइक को ट्रेड करना सही रहता है। यदि वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और उस दौरान आप एटीएम वाली स्ट्राइक कर रहे हो, तो आपके लिए लॉस ही होगा ना भाई। उस लॉस को आपको दूर करना है, तो इसीलिए इस डेल्टा का जो प्रभाव है वो समझना बेहद ही जरूरी है। और ये एक आई ओपनर चीज जो है आपके लिए यहाँ पे रहेगा, और ये आई ओपनर जो है आपके लिए अच्छी तरीके से समझनी होनी चाहिए। और इसके दौरान जो है आप ये चीज को समझ लोगे, तो साइडवेज मार्केट रहेगा तो हमेशा डीप इन द मनी वाली स्ट्राइक ट्रेड करना जरूरी है। यदि आउट ऑफ द मनी वाली आप ट्रेड कर रहे हो और वहां पे साइडवेज वाला मार्केट है, इतना कुछ हासिल नहीं होगा, आपका लॉस रहेगा, क्योंकि थीटा जो है आपके अगेंस्ट वहां पे काम कर रहा रहता है और वो सेलर के फेवर में वहां पे काम कर रहा रहता है। तो सिंपल चीज है, और ये स्लाइड का मर्म जो है मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, और होप सो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपके लिए वहां पे आ रही है, एंड आप आने वाले टाइम में इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज जो है वहां पे करोगे दोस्तों। तो प्री डेवलपमेंट वाली ये स्थिति जो ये रहती है, जब ऑप्शन जो है ओटीएम या डीप ओटीएम में वहां पे रहता है, यहाँ पे डेल्टा जो है वो 0 के करीब होता है। और यदि ऑप्शन डीप ओटीएम से ओटीएम तब चला जाता है तो भी इस डेल्टा 0 के करीब ही बना रहता है। तो निष्कर्ष ये रहता है कि डीप ओटीएम वाली ऑप्शन में प्रतिशत बदलाव की
बदलाव काफी बड़ा होता है, लेकिन ऐसा बदलाव होने की स्पॉट में बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। मतलब डीप आउट ऑफ द मनी के लिए आप यदि ऑप्शन खरीदा है तो अंडरलाइंग में बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ 30% टाइम ही वहां पे एक ट्रेंडिंग मूव रहती है, रेस्ट 70% ऑफ टाइम जो है वो साइडवेज मार्केट वहां पे रहता है। इस चीज को आपको समझना बेहद ही जरूरी रहता है। तो यदि आप इंट्राडे में वहां पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है वो समझना बेहद ही जरूरी है। और उसी हिसाब से ये प्री डेवलपमेंट वाला सेक्शन वहां पे होना चाहिए। यदि आप आउट ऑफ द मनी या डीप आउट ऑफ द मनी वाली स्ट्राइक्स वहां पे सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको जरूरी होना चाहिए आपके लिए लॉस कितना है। और बहुत सारे लोग जो है इसी के दौरान जो है बहुत सारे कम पैसे में मिल रहा है तो बहुत ही सारा कैपिटल वहां पे लेके जाते हैं और वहीं पे जो है सब राम नाम सत्य कर जाते हैं। तो ये सिंपल चीज रहती है। तो यदि मुझे निष्कर्ष को समझना है तो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्रतिशत बदलाव की काफी बड़ा होता है, बट ऐसा होने के लिए आपके स्पॉट में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव वहां पे होना चाहिए। तो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदने के लिए आप में डेल्टा काफी छोटा होता है और अंडरलाइंग में बड़ी बदलाव की संभावना होना चाहिए और उसी दौरान जो है आपके लिए फायदा वहां पे मिल सकता है। तो इससे ज्यादा आपके लिए फायदा दूसरी जगह कमा सकते हो, लेकिन इसी वजह से डीप आउट ऑफ द मनी को बेचना समझदारी भरा काम होता है। और वो समझदारी भरा वाला काम जो है वो ऑप्शन सेलर्स वहां पे लेते हैं। और इसे क्यों करते हैं वो ग्रीक थीटा से समझ में आ जाता है। तो आने वाले स्लाइड से आपके लिए पता चल जाएगा कि भाई वो चीज जो है वो क्यों वहां पे होनी चाहिए और उसका दौरान क्या चीजें वहां पे हो सकती है। तो ये प्री डेवलपमेंट वाला फेज है। होप सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे तरीके से आ रही होगी। तो स्टेबलाइजेशन वाला फेज जो कि एक एक्सेलरेशन वाला फेज वहां पे था, तो इस तरीके से वहां पे था, ये प्री डेवलपमेंट वाला था और ये स्टेबलाइजेशन वाला फेज था। तो जब आपका ऑप्शन एटीएम से आईटीएम होता है या डीप आईटीएम की तरफ चला जाता है तो उसका जो डेल्टा जो है वो एक के आसपास रुकने लगता है। जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं ये वाला सेक्शन जो है वो स्टेबलाइजेशन वाला सेक्शन है और इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो है आईटीएम में या डीप आईटीएम में चला जाता है जिसका डेल्टा एक के आसपास वहां पे रहता है। यदि निफ्टी का स्पॉट 8400 के आसपास है और ऑप्शन एक के अनुसार आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है 8300 की सिलेक्ट की है जिसका डेल्टा जो है 0.8 है और ऑप्शन का प्रकार डीप आईटीएम है और प्रीमियम जो है 105 रुपए के आसपास चल रहा है। ऑप्शन 2 यदि हम देखें तो वहां पे आपके लिए 8200 का स्ट्राइक है जो कि एक डीप आईटीएम है और जिसका डेल्टा जो है एक के आसपास है और उसका प्रीमियम जो है वो 210 रुपए के आसपास आ रहा है। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपके लिए निफ्टी का स्पॉट जो है वो 8400 के आसपास आ रहा है। आपने दो ऑप्शंस वहां पे कंसिडर किए जो कि 8300 और 8200 के कंसिडर किए है और अंडरलाइंग में जो बदलाव वहां पे रहेगा वो 100 पॉइंट का बदलाव रहेगा और उसकी वजह से आपका स्पॉट 8400 से 8500 की तरफ वहां पे बढ़ने की संभावना है। और इसी दौरान इन ऑप्शन एक और ऑप्शन 2 में कितना बदलाव हो सकता है वो डेल्टा के हिसाब से हमें पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं 8300 का स्ट्राइक का डेल्टा जो है वो 0.8 है और 8200 के स्ट्राइक का डेल्टा जो है वो लगभग एक के आसपास है। अंडरलाइंग में हम 100 पॉइंट की बदलाव की वहां पे उम्मीद वहां पे कर रहे हैं। तो उस स्थिति में इस ऑप्शन का प्रीमियम में कितना बदलाव होगा और उस स्थिति में ऑप्शन 2 के प्रीमियम में जो कि 8200 जिसका डेल्टा एक है कितना बदलाव होगा वो समझने की कोशिश जो है हम यहाँ पे करेंगे। यदि हम ऑप्शन 1 के प्रीमियम में बदलाव समझने की कोशिश करें तो डेल्टा 8300 के स्ट्राइक का डेल्टा 0.8 है और अंडरलाइंग में 100 पॉइंट का बदलाव हो रहा है तो उसमें आपके लिए 80 पॉइंट्स का बदलाव होगा। तो ऑप्शन 1 जो कि 8300 का नया प्रीमियम जो है वो 185 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यदि ऑप्शन 2 जो कि 8200 की सी की स्ट्राइक है जिसका डेल्टा 1 के आसपास है और अंडरलाइंग में 100 पॉइंट का बदलाव वहां पे हो रहा है और परसेंटेज में यदि हम देखें तो अर्लियर आपका जो प्रीमियम जो था वो 105 था और नया जो प्रीमियम में बदलाव हुआ है 80 डिवाइड बाय 105 वो 76.19% आपको चेंज होता हुआ दिखा। तो 100 पॉइंट का बदलाव वहां पे हुआ जो कि प्रीमियम 8200 स्ट्राइक जो कि ऑप्शन 2 था वहां पे नया प्रीमियम 310 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा यदि आपकी डीप आईटीएम वाली स्ट्राइक रहेगी तो जहां पे आपको सिर्फ 80 पॉइंट मिल रहे हैं यदि वहां पे आपने सही स्ट्राइक डीप आईटीएम वाली स्ट्राइक ली है और आपके दिशा में वहां पे मोमेंटम हो रहा है तो आपके लिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम वहां पे
होने की संभावना रहेगी, आप ज्यादा मूव जो है वहां पे कैप्चर कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूं कि डीप इन द मनी वाली स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट करिए, क्योंकि यदि आपका अंडरलिंग जैसे बिहेव करेगा, ये डीप इन द मनी वाला ऑप्शन 2 जो है, जिस तरीके के अनुसार फ्यूचर वहां पे वर्कआउट होता है, फ्यूचर में जिस तरीके से बदलाव वहां पे होता है, उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का मिरर इमेज, उसी का बदलाव जो है आपको बताने की कोशिश जो है ऑप्शन 2 वहां पे करवाता है। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों, और इस चीज को जो है आपको वहां पे आपको लकीरों से वहां पे लिखना है, और इस चीज को जो है आपको वहां पे भूलना नहीं है। और जब भी अंडरलिंग में मोमेंटम वहां पे शुरू होगा, उसका मैक्सिमम कैप्चर इन द मोमेंटम जो है ये ऑप्शन 2 देगा, जो कि इन द डीप इन द मनी वाली स्ट्राइक वहां पे रहेगी, और उस डीप इन द मनी वाली स्ट्राइक का जो है आप बदलाव जो है समझने की वहां पे कोशिश करोगे। और इसी प्रकार को जो है स्टेबलाइजेशन वाला फेज कहा जाता है, और इसी प्रकार डेल्टा का क्या महत्व है ये समझने की कोशिश जो है हमने इस स्ट्राइक के माध्यम से की है। मैं फिर से एक बार अपील करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और इसके अलावा आप आपके नोटबुक में जो है इसका नोट करके रखिए। इसके अलावा यदि आपने आपके चैनल को अब तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डेफिनेटली दोस्तों सब्सक्राइब करिए। यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है, नवीनतम वीडियोस, नवीनतम कॉन्सेप्ट्स को यदि आपको सीखना है, देन डेफिनेटली ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाइए। इस तरीके से आप सेशंस को वहां पे ज्वाइन वहां पे जरूर हो सकते हो। तो मनीनेस क्या होता है, डेल्टा का क्या प्रभाव वहां पे हो सकता है, वो जो है बदलाव का कोशिश यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से यहाँ पे दिखाई गई है, एंड होप सो ये आप अच्छी तरीके से समझ ले पाओगे। यदि हम स्पॉट के अनुसार समझने की कोशिश, अच्छी तरीके से कोशिश करने की कोशिश करें, देन डेफिनेटली लेट मी गो टू दैट स्लाइड। यदि हम उस चीज को समझने की कोशिश करें, तो स्ट्राइक यदि हम डीप ओटीएम वाली स्ट्राइक लेते हैं, आपको 2400 की स्ट्राइक है और पुराना प्रीमियम आपका 3 रुपए है, तो मतलब आपने स्ट्राइक डीप आउट ऑफ द मनी ली है, जो कि स्ट्राइक 2400 है और उसका प्रीमियम 3 रुपए है, और डेल्टा सिर्फ 0.05 के आसपास है। तो प्रीमियम में कितना बदलाव होगा, तो प्रीमियम में जो है 30 रुपए का प्रीमियम हम कंसिडर, प्रीमियम में बदलाव समझने की कोशिश करें, तो 30 इंटू 0.05, तो उसके हिसाब से आपके लिए 1.5 का आपके लिए वहां पे बदलाव वहां पे आ जाएगा। यदि 30 पॉइंट के अंडरलाइंग में बदलाव वहां पे होता है, तो इस हिसाब से डेल्टा जो है नया 4.5 आ जाएगा। स्लाइटली ओटीएम वाला है, मतलब आप 2275 के आसपास आ रहे हैं, जहां जिसका डेल्टा 0.33 है, और प्रीमियम में बदलाव 30 रुपए, मतलब चेंज इन स्पॉट 30 रुपए का आ रहा है, तो उस केस में आपके लिए जो है 7 रुपए का प्रीमियम, जो नया प्रीमियम जो है वो 16 रुपए के आसपास रहेगा। यदि एटीएम के आसपास है, मतलब 2210 के आसपास आपकी स्ट्राइक है और उसका डेल्टा 0.5 है, और आपका पुराना प्रीमियम 12 रुपए है, मतलब 30 रुपए का मूव यदि हो रहा है, तो उस हिसाब से 15 पॉइंट्स का वहां पे बदला होगा। 12 रुपए का पुराना प्रीमियम था, प्लस 15 रुपए पूरा नया वाला चेंज इन प्रीमियम हुआ है डेल्टा के अनुसार, तो वहां पे वो नया प्रीमियम 27 रुपए होगा। उसके हिसाब से यदि स्लाइटली आईटीएम आपने स्ट्राइक सिलेक्ट की है, यदि वो 2200 की, जिसका डेल्टा 0.7 के आसपास है और पुराना प्रीमियम 22 रुपए के आसपास है, और यदि 30 पॉइंट का बदलाव वहां पे न्यू स्पॉट कंपेयर टू पुराना वाला स्पॉट के हिसाब से वहां पे होता है, तो 30 इंटू 0.7 जो कि डेल्टा है, वहां पे 21 पॉइंट्स का बदलाव वहां पे इजाफा होगा। आपका पुराना वाला प्रीमियम 22 था, और प्रीमियम में बदलाव डेल्टा के अनुसार, स्पॉट में चेंज के अनुसार वहां पे होगा, तो वहां पे 43 रुपीज का नया प्रीमियम रहेगा। और यदि आप डीप आईटीएम वाली स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट करते हो, जो कि जिसका डेल्टा 1 रुपीज के आसपास था, जिसका प्रीमियम 75 रुपीज के आसपास था, डेल्टा 1 रुपए के आसपास होने की वजह से 30 पॉइंट्स का बदलाव होने की वजह से 30 रुपीज होगा, तो नया प्रीमियम जो है 105 आ जाएगा। तो आप वही स्ट्राइक को यदि ट्रेड करना चाह रहे हो और अंडरलाइन में उतना ही बदलाव हो रहा है, तो डीप आउट ऑफ द मनी, स्लाइटली आउटीएम, एटीएम, स्लाइटली आईटीएम और डीप आउट ऑफ द मनी में आपको कहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये चीज समझने के लिए रहेगा। और वो जो बदलाव है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट यदि अंडरलाइन में वहां पे मोमेंटम होता है, तो सबसे ज्यादा बदलाव, सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा पॉइंट जो है 30 पॉइंट का इजाफा आपके लिए डीप इन द मनी में रहेगा। उसके बाद स्लाइटली आईटीएम में रहेगा, जो कि 21 पॉइंट का इजाफा आपके लिए स्लाइटली आईटीएम में रहेगा। एटीएम में जो है उससे भी कम रहेगा, जो कि कम चीज में डेल्टा सिर्फ 0.5 के आसपास था, और स्लाइटली ओटीएम में सिर्फ डेल्टा 0.3 के आसपास था, जहां पे आपके लिए वो चीज रहेगी। दोस्तों, इन चीजों को समझना बेहद ही जरूरी रहता है, और यदि इन चीजों का हम अच्छे तरीके से डायरेक्शनल बेसिस पे समझ लेते,
देन डेफिनेटली डेफिनेटली ये डायरेक्शन जो है हमारे लिए सही सही वहां पे रहता है, और उस बिहाफ पे जो है हम डायरेक्शनल बिहाफ पे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। फिर से एक बार अपील करूंगा, आप जो गलती है यहाँ पे कमिट कर रहे थे उसको कोरिलेट जो है स्लाइड से साथ करिए, और आपकी गलतियां जो आपको समझ में आ जाएगी। आप हर बार विदाउट पेशेंस जो है आप वहां पे ठहर रहे थे लॉस मेकिंग ट्रेड में, तो उस लॉस मेकिंग ट्रेड को कट करना बेहद ही जरूरी रहता है, और उसको किस तरीके से कट करना है वो समझने की जो आशा है, संभावना है, वो आप इस तरीके से समझ में आ रही होगी। एंड होप सो ये एक आई ओपनर वेबिनार आपके लिए रहेगा, आई ओपनर वीडियो रहेगा, और उसको जो है जतन करके रखिए, बुक मार्क करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में ये बहुत ही चेंजर वहां पे रहेगा। तो समझना यही बात है, संभावना निकालने के लिए डेल्टा का प्रयोग हमें समझना जरूरी होता है। जब भी कोई ट्रेडर एक ऑप्शन को खरीदता है, भले ही वो कॉल हो या पुट हो, तो वो क्या चाहता है? जब आप निफ्टी को 8000 का पी आप खरीद करते हो, तो जब निफ्टी का स्पॉट जो है 8100 के आसपास ट्रेड कर रहा होता है, तो आपकी उम्मीद यह रहती है कि 8100 से जो स्पॉट है वो फॉल होते हैं, निफ्टी जो है वो 8000 के पुट के स्पॉट के नीचे जाएगा। जब आप खरीद रहे हो तो वो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रहता है, साफ आपकी एक उम्मीद रहती है कि मार्केट गिरेगा, जिससे आपका पुट ऑप्शन के माध्यम से जो है पैसा वहां पे बनेगा। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और इसके माध्यम से जो है संभावना निकालने का प्रयोग जो है वो डेल्टा के माध्यम से वहां पे होता है, और इस चीज को जो है हमें अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूरी होता है दोस्तों। और ये समझने के लिए जो है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी रहती है। जस्ट मिनट, आई विल जस्ट डिलीट दिस। हाँ, उदाहरण के तौर पर यदि हम 8000 का पुट, जो कि एक स्लाइटली ओटीएम ऑप्शन है, और इसीलिए उसका डेल्टा जो है वो 0.5 के नीचे होना है, और इसीलिए मान लीजिए वो 0.3 है। जब डेल्टा 0.3 के को प्रतिशत में बदला होता है तो वो 30% होता है। इसका मतलब यह है कि 8000 का पुट आईटीएम ऑप्शन में बदलने का संभावना सिर्फ 30% है। मतलब डेल्टा आपको वो संभावना बदलाता है, आपको प्रोबेबिलिटी बदलाता है। तो ये डेल्टा भी एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। यदि हम ओटीएम ऑप्शन वहां पे खरीद रहे हैं, जब आपका स्पॉट 8100 के आसपास आपका स्पॉट है, और यदि आप वहां पे 8300 वाला पुट, सॉरी 8000 वाला पुट वहां पे ले रहे हो, और उसका डेल्टा सिर्फ 0.3 है, मतलब सिर्फ आपकी पॉसिबिलिटी जो है 30% संभावना वहां पे रहेगी। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाले गेम में होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, और उस हाई प्रोबेबिलिटी वाली गेम को जो है हमें समझना बेहद ही जरूरी रहता है। और यदि इस हाई प्रोबेबिलिटी वाली गेम को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो, देन डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत ही खासम खास चीज वहां पे होती है। अब एक और स्थिति की कंसिडरेशन कर लीजिए, जो कि एक काल्पनिक स्थिति रहेगी, एक एज्यूम कंडीशन रहेगी, जो कि 8400 का सी जो है 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जब स्पॉट जो है 8275 पर ट्रेड कर रहा है, और एक्सपायरी के लिए सिर्फ जो है 2 ही दिन बचे। तो इस केस में आप ऑप्शन खरीदोगे क्या? तो सिंपल इस चीज को हमें अच्छी तरीके से समझना है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि 8400 का पुट कॉल जो है वो 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जिसका प्रीमियम है स्पॉट टाइम उस टाइम जो है 8275 के आसपास है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए हमें यह पता चल रहा है कि 8400 का जो कॉल है वो एक आउट ऑफ द मनी वाला कॉल ऑप्शन है, जब आपका स्पॉट जो है 8275 के आसपास है, और एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे। मतलब मंगलवार का दिन हम कंसिडर कर रहे हैं, और उस मंगलवार के दिन पर हमें पता है 8400 का कॉल जो है वो 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जब 8275 पे स्पॉट है, और एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 ही दिन वहां पे बचे। और उस केस में आप वहां पे ऑप्शन चेन 8400 के कॉल का ऑप्शन को खरीदोगे क्या? उस चीज को हम समझने की कोशिश जो है यहाँ पे करेंगे। तो टाइम इज द मनी, और उस टाइम इज द मनी वाली चीज को समझने के लिए ये एक यहाँ पे आपके सामने जो है ब्रैकेट यहाँ पे दिखाया गया है, एक बॉक्स वहां पे दिखाया गया है, और उस बॉक्स के माध्यम से किस तरीके से टाइम इज मनी है, वो संभावना है, वो चीज जो है हम वहां पे समझने की जो है कोशिश करेंगे। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। तो तैयारी के लिए दिनों की संख्या यदि हम समझे, तो यदि मुझे कोई एग्जाम देना है, और समझ लीजिए उस एग्जाम के लिए जो है 30 दिन वहां पे बाकी है, आई रिपीट
मुझे एक एग्जाम देना है और टाइम इज मनी के अनुसार उस एग्जाम के लिए यदि 30 दिन बाकी वहां पे है तो उत्तीर्ण मतलब पास होने की संभावना जो है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी वहां पे रहेगी। यदि वहां पे 20 दिन बाकी है तो वहां पे उत्तीर्ण होने की संभावना जो है वो हाई अधिक रहेगी। यदि वहां पे 15 दिन ही बाकी है तो वहां पे उत्तीर्ण होने की संभावना जो है वो मॉडरेट रहेगी। यदि वहां पे सिर्फ 10 दिन है तो वहां पे उत्तीर्ण होने की संभावना जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही लो रहेगी। और यदि वहां पे 5 ही दिन है तो वहां पे वेरी लो पॉसिबिलिटी रहेगी। और वहां पे सिर्फ एक ही दिन वहां पे है तो अल्ट्रा लो वहां पे रहेगी। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम जैसे जैसे दिन आपके कम हो रहे तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम इज गेटिंग लेस। मतलब जैसे आपके पास ज्यादा 30 दिन है मतलब आप आपका एग्जाम किस तरीके से देना है, आप किस डायरेक्शन से प्रिपरेशन करोगे वो चीज आपको पता चल जाती है। और जैसे जैसे आपके कम दिन वहां पे रह जाते हैं तो उस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे हमने बताया यदि डेल्टा 0.30 है मतलब सिर्फ 30% ही प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी में हो सकता है। यदि उसका डेल्टा जो है वो 0.1 है मतलब 10% ही पॉसिबिलिटी है। यदि इसका डेल्टा 0.85 है मतलब 85% चांसेस वहां पे है कि वो हाई प्रोबेबिलिटी गेम में हो जाएगा। और ये थीटा किस तरीके से वर्कआउट हो जाता है करता है वो चीज जो है हमारे स्ट्राइक्स के हिसाब से डीप इन द मनी आउट ऑफ द मनी और एटीएम के हिसाब से वो चीज जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश जो है यहाँ पे करेंगे। तो समय से जुड़े क्या क्या रिस्क वहां पे है और उस रिस्क के हिसाब से किस तरीके से बिहेवियरल चेंजेस जो है वहां पे हो सकते हैं वो चीज जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे शब्दों में समझे तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू का यहाँ पे तकाजा है। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम जो कंप्यूट किया जाता है उस प्रीमियम को कंप्यूट करने के लिए टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू का तकाजा यहाँ पे है। फिर से एक बार यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स कंसिडर की गई है और उस 4 स्ट्राइक के हिसाब से 8350, 8450, 8400 का पुट और 8450 यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो उस केस में आपके लिए वहां पे क्या चीज हो सकती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और उस केस के लिए जो स्पॉट यहाँ पे कंसिडर किया गया है वो 8430 का यहाँ पे स्पॉट कंसिडर किया गया है। कॉल ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला यदि मैं समझाना चाहूं तो आपके स्पॉट के नीचे जो है स्ट्राइक वहां पे होने चाहिए वो कॉल ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। और पुट ऑप्शन के लिए यदि इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला मैं यहाँ पे समझाना चाहूं तो आपके स्ट्राइक के नीचे जो है आपका स्पॉट होना चाहिए। देन एंड देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द पॉजिटिव स्ट्राइक ओवर देयर एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रही है। यदि 8350 का कॉल ऑप्शन का यदि मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालू तो 8430 आपकी जो 8430 का आपका स्पॉट है और 8350 की आपकी स्ट्राइक है। तो उस केस में आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पे जो है इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। 8450 के लिए आपका निगेटिव आ जाएगी तो इसके लिए वो 0 रहेगा। यदि 8400 का पुट यदि मैं कंसिडर करूं तो वो एक निगेटिव आ जाएगा। बट 8400 का पुट यदि मैं कंसिडर करूं तो उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 27 के आसपास आ जाएगी। आपका फोकस जो है मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले पे लेना चाहूंगा जो कि प्रीमियम इज इक्वल टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। और ये चीज जो है आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ रहे होगे और इसके माध्यम से आप डायरेक्शनल बेसिस पे जो है चीजें यहाँ पे कंसिडर करोगे। और मैं आपसे अपील करूंगा कि प्रीमियम इज इक्वल टू टाइम वैल्यू पर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वहां पे लिख लीजिए क्योंकि ये एक डायरेक्शनल बेस जो है आपको वहां पे दिखाएगा। जस्ट लिख लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या चीजें वहां पे हो रही थी उस टाइम वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी का कोट यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको दिखा रहा है। स्पॉट जो है वो कंसिडर किया गया था 30 जुलाई की एक्सपायरी 8600 का कॉल वहां पे कंसिडर किया गया है जिसका एलटीपी 99.40 है। ओपन इंटरेस्ट उसमें 33,22,000 के आसपास है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना है। चेंज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इतनी है और VWF इतना है। अंडरलाइंग वैल्यू 8531 के आसपास है। 8531 और हम यदि ये ले रहे हैं मतलब ये ओटीएम वाली स्ट्राइक वहां पे निफ्टी में कंसिडर की गई है। और ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है वो 3:45
13 मिनट 6 सेकंड पर कंसिडर किया गया। तो आपको यहां पे ध्यान देने वाली चीज कंसिडर करनी है, जस्ट मिनट। तो स्पॉट 8,331 के आसपास है, स्ट्राइक 8,600 की है, ओटीएम इतना है, प्रीमियम 99.4 है, तारीख 6 जुलाई की है और एक्सपायरी 30 जुलाई 2015 की वहां पे है। अब वन बाय वन चीज को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये 7 जुलाई के दिन जो है 12:26 पर उसी का चीज वहां पे ली गई है और वहां पे 8,600 जो है 87.90 के आसपास हो, प्रीवियस डे के हिसाब से वहां पे 8.45 से वो गिरा हुआ है और अंडरलिंग 8,537 के आसपास जाता हुआ आपको दिख रहा है। उसी का 7 जुलाई के दिन वहां पे यदि हम उस चीज को अच्छी तरीके से समझे तो 2:45 पर ये स्क्रीनशॉट लिया गया है और जहां पे वो 8,400 का कॉल वहां पे है और वहां पे 160 पॉइंट से वो स्ट्राइक पर है और स्पॉट 8,514 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो समय की चाल हम समझने की कोशिश यहां पे करेंगे। तो यहां पे आपके सामने जो दिखाई गई चीज यहां पे दिखाई है वो आइडिया का सेलर का 190 का कॉल वहां पे दिखाई है, जो कि 0.30 के आसपास वहां पे ट्रेड हो रहा है। स्पॉट यदि देखे तो स्पॉट आपको देखने को मिलेगा कितना ट्रेड हो रहा है, अंडरलिंग 179.60, 190 की स्ट्राइक ओटीएम है और एक्सपायरी में एक ही दिन बचा है, उसका प्रीमियम 30 पैसा है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाने की वजह से नेगेटिव है और इसलिए टाइम वैल्यू सिर्फ 30 पैसा है, जो कि एक प्रीमियम है, एक दिन वहां पे बचा है। इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम इज इक्वल टू का फॉर्मूला हमने वहां पे लिखा था, प्रीमियम इज इक्वल टू व्हाट, प्रीमियम इज इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब यहां पे सिर्फ टाइम वैल्यू बचा है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों जीरो है? क्योंकि स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट तो नीचे है तो वो जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे टाइम वैल्यू का तकाजा है। एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों यहाँ पे कि इसके माध्यम से हमें पता चला कि थीटा जो वर्कआउट करता है वो सिर्फ टाइम के फेवर में करता है और इसमें यदि हमने ओटीएम कॉल वहां पे ले लिए या डीप ओटीएम कॉल वहां पे ले लिया और एक्सपायरी के लिए दिन जितने बचे, स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 15 दिन बचे या 10 दिन बचे या 5 दिन बचे या 7 दिन बचे, तो ओटीएम कॉल आप यदि बाय कर रहे हो, सिर्फ आप टाइम वैल्यू खरीद रहे हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे जीरो रहती है और इसी वजह से आपके लिए प्रीमियम का डीके होना वहां पे संभावना ज्यादा वहां पे रहती है। तो समझदारी इसी में रहती है कि इन द मनी वाली स्ट्राइक्स को आपको सिलेक्ट करना बेहद ही जरूरी होता है और यही डेल्टा का और गैमा का थीटा का वहां पे महत्व होता है। और ये दो पैरामीटर रहते हैं, डेल्टा हमें संभावना दिखाता है और थीटा जो है वहां पे क्या चीज हो सकती है वो चीज समझाने की कोशिश करता है। गैमा जो है एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव को फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहा जाता है, इसलिए कैलकुलस और इसके तौर पे रहता है। तो डेल्टा के बदलाव को दर को नापने के लिए गैमा का इस्तेमाल किया जाता है और इस बात से हमें पता चल जाता है कि अंडरलाइंग में होने वाले बदलाव के आधार पर डेल्टा पर क्या असर हो सकता है। डेल्टा को प्रीमियम का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है और गामा को प्रीमियम का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसी हिसाब से हमने ये एक डायग्राम वहां पे दिखाई थी जो कि हमें दिखा रही थी कि वो आउट ऑफ द मनी एटीएम और आईटीएम के हिसाब से वहां पे क्या चीज हो रही है। तो स्पॉट की कीमत 8,326 के आसपास है, स्ट्राइक जो सिलेक्ट की गई है वो 8,400 की सिलेक्ट की गई है, ऑप्शन का मनी ने जो है वो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है जिसका प्रीमियम 26 है, उसी दौरान डेल्टा वहां पे 0.3 है और गैमा जो है वो 0.0025 है। यदि अंडरलाइंग में बदलाव 70 पॉइंट का हो रहा है तो नई स्पॉट की कीमत 8,326 जो कि स्पॉट वहां पे था वो जो है 8,396 हो सकता है और उस केस में
आपके लिए नया प्रीमियम क्या रहेगा, डेल्टा क्या रहेगा और नया मनीनेस क्या रहेगा, उसके लिए ये गामा जो है आपके लिए वहां पे काम करता हुआ दिख जाएगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड पे मेंशन किया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहां पे था, और इतना डेरिवेटिव को इतना हमें वहां पे हार्ड नहीं लेना है। तो इसीलिए चुनने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रीमियम में कितना बदलाव हो सकता है। डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट में बदलाव की रेंज जो कि 0.3 इंटू 70 है, जो कि 21 पॉइंट से होगा। तो नया प्रीमियम जो है वो 26 पुराना प्रीमियम था, और 21 जो है अंडरलिंग में बदलाव की वजह से वहां पे टोटल 47 हो जाएगा। तो डेल्टा की बदलाव का दर जो है वो 0.025 यूनिट के अंदर पास रहेगा। मतलब अंडरलिंग में हर पॉइंट के बदलाव पर डेल्टा में जो बदलाव रहेगा वो गामा इंटू अंडरलिंग में बदलाव, मतलब 0.025 इंटू 70 वो 0.175 के आसपास रहेगा। मतलब नया जो डेल्टा रहेगा वो पुराना डेल्टा प्लस डेल्टा में बदलाव के हिसाब से वहां पे आपके लिए पुराना डेल्टा 0.3 था और नया डेल्टा जो है वो 0.175 रहेगा। मतलब नया वाला डेल्टा जो है वो 0.75 रहेगा। मतलब आउट ऑफ द मनी वाला डेल्टा एटीएम की तरफ यदि वहां पे जा रहा है तो उसमें बदलाव जो है वो गामा आपके लिए करेगा, और एक गामा जो है गामा मल्टीप्लाइड बाय अंडरलेइंग में कितना बदलाव हुआ है, अंडरलेइंग चेंज कितना हुआ है, उस हिसाब से जो है वो चीजें आपको कंसिडर करेगा। और गामा इतना इफेक्टिवली जो है हमें वो कंसिडर करेगा कि भाई वो कितना बदलाव वहां पे करता हुआ दिख रहा है। तो ये गामा की वहां पे चाल है। तो गामा की चाल किस तरीके से होती है वो आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे ये चीज रहेगी। यदि आपका स्पॉट 100 रुपए के आसपास है और यदि आपने स्ट्राइक 80 वाली कंसिडर वहां पे की है, 100 वाली की है और 120 वाली की है, तो ये गामा की चाल वहां पे किस तरीके से होती है यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो 80 वाली जो स्ट्राइक वहां पे रहेगी तो गामा इस तरीके से बिहेव करेगा। ज्यादा से ज्यादा बदलाव आपके लिए जो है वो 60 रुपए से 80 तक आपके लिए गामा जो बदलाव वहां पे करेगा। मतलब आपके लिए डेल्टा कितना प्रीमियम में कितना बदलाव होगा वो इसी जोन के आसपास रहेगा। मतलब एटीएम में जो है आपके लिए सबसे ज्यादा चांसेस वहां पे रहते हैं सब्जेक्टेड टू यदि अंडरलाइंग में सबसे ज्यादा मोमेंटम हो रहा है। यदि आपने 100 की स्ट्राइक वहां पे कंसिडर की है तो 70 रुपए से 100 रुपए के बीच में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम रहेगा। यदि 120 के आपने स्ट्राइक सिलेक्ट की है तो वहां पे आपके लिए वो बदलाव की संभावना वहां पे ज्यादा से ज्यादा रहेगी। और आपके लिए गामा जो है वो सर्वोत्तम वैल्यू पे रहेगा जब आपके लिए एटीएम स्ट्राइक आपने सिलेक्ट की है जो कि गामा 0.04 के आसपास रहेगा। यदि आपने वो 100 का लिया है तो वो गामा निचले स्तरों पर रहेगा, और यदि आपने आईटीएम वाला लिया है तो उसके लिए गामा जो है 0.02 के आसपास रहेगा। तो गामा आपको यही चीज दिखाएगा, बदलाव दिखाएगा कि क्या वहां पे चीज हो रही है, और उसी हिसाब से वहां पे चीजें जो है वहां पे वर्कआउट होते हुए जाएगी। और प्रीमियम किस तरीके से चेंज होता है थीटा के हिसाब से, तो जैसे डेज रिमेनिंग टू एक्सपायरी और ऑप्शन का प्रीमियम जो है जैसे ही आपका अप्रोच होना शुरू हो जाता है प्रीमियम को एक्सपायरी के लिए, वहां पे प्रीमियम जो है वो डीके होना शुरू हो जाता है, और ये डीके का थीटा का वहां पे इफेक्ट रहता है। और उसी वजह से आपको ये चीज जो है अच्छी तरीके से समझनी बेहद ही जरूरी होती है, और ये थीटा जो है वही चीज ध्यान देता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है सीरीज शुरू होने के समय जब ऑप्शन सीरीज में काफी दिन बचे हुए होते हैं तो ऑप्शन का मूल्य की तेजी में से कम नहीं होती है। तो उदाहरण के तौर पर जब एक्सपायरी के 120 दिन बचे हुए थे, मतलब 3 महीने की एक्सपायरी आपके लिए ओपन होती है। मतलब हम यदि जुलाई महीने में है तो अगस्त और सितंबर महीने की एक्सपायरी वहां पे आपके लिए वहां पे रहेगी, और तो ऑप्शन का प्रीमियम 350 पे रहेगा। तो लेकिन जब एक्सपायरी के 100 दिन बचे हुए होंगे तो उसी ऑप्शन का प्रीमियम 300 पे ट्रेड कर रहा होगा। इसका मतलब थीटा का असर वहां पे कम है। बट जब जैसे हम एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं तो थीटा का असर जो है वो काफी बड़ा होता है। और ध्यान दीजिए जब एक्सपायरी के लिए सिर्फ 20 ही दिन बचे हुए होते तो ऑप्शन का प्रीमियम जो है 150 पर ट्रेड कर रहा होता है। लेकिन जब ऑप्शन की एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो प्रीमियम में गिरावट आना वहां पे बढ़ जाता है। तो और इस गिरावट की वजह से आपका प्रीमियम जो है वो 50 के नीचे चला जाता है। तो जब भी हम एंड ऑफ द मंथ मतलब ऑप्शन के लास्ट एक्सपायरी वाले वीक में हम ट्रेड कर रहे होते हैं और आउट ऑफ द मनी में या एटीएम में हम ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके लिए वहां पे एक प्रीमियम में बदलाव या निगेटिवनेस होने की ज्यादा संभावना रहती है, और वहां पे थीटा जो है आपके लिए वो वर्कआउट होता है। मतलब राइडर के लिए थीटा वहां पे काम करता हुआ दिख सकता है। तो जनरली ये चीज यहाँ पे है
कि ऑप्शन बेचने वाले को हमेशा टाइम रिस्क के लिए पैसे मिलते हैं, मतलब टाइम जिस तरीके से बीतेगा उसी तरीके से ऑप्शन बेचने वाले के लिए चीजें रहेगी। तो इसीलिए प्रीमियम इज इक्वल टू का फॉर्मूला यही है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अगर बाकी सारी चीजें एक बराबर या स्थिर रहती है तो ऑप्शन हर दिन थीटा की वजह से पैसे गंवाता है। तो सिंपल यही चीज ध्यान दीजिए, यदि आप उसको होल्ड करते रहोगे तो थीटा जो है उसको पेनिट्रेट, उसको खाता रहेगा। तो समय हमेशा एक ही दिशा में चलता है और थीटा हमेशा पॉजिटिव संख्या होती है। ऑप्शन बेचने वाले के लिए थीटा हम सबसे फायदेमंद ग्रीक रहता है। जब ऑप्शन की सीरीज की शुरुआत होती है तो और आप नेकेड ऑप्शन को शॉर्ट करते हो तो बड़ी रकम टाइम वैल्यू के तौर पर पाल लेते हो, लेकिन समय की वजह से प्रीमियम में गिरावट भी वहां पे कम होती है और स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी। बट जब आप एक्सपायरी के करीब जाकर ऑप्शन को शॉर्ट करते हो तो प्रीमियम बहुत ही कम होता है, क्योंकि समय वैल्यू कम होती है और लेकिन प्रीमियम में गिरावट की रफ्तार जो है बहुत ही वहां पे तेज होती है। और इसीलिए लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा राइटिंग ही राइटिंग वहां पे होती है और ये सिंपल चीजें वहां पे होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जो थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा जो है वो किस तरीके से वर्कआउट होता है, वेगा तो हमने कंसिडर नहीं किया है, बट किस तरीके से होना चाहिए वो चीज हमने समझाने की कोशिश की थी। एंड होप सो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसके अलावा फिर से एक बार रिपीट करूंगा, यदि आपने आपके यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है देन डेफिनेटली वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक जो है मेंशन की गई है। और ये जो वीडियो जो दोस्तों वो आपके लिए एक गेम चेंजर रहेगा। और आपके दोस्त, प्रियजन, परिवार के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे जो है व्यू दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हो देन डेफिनेटली